नमस्कार। इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी की तरफों अज तुसें सभी स्वतंत्रता दिवस की मती मती मुबारकां। अज साढ़े कन्नै जुड़े दे ने मेजर जनरल कुंवर सिंह जम्वाल जी, जो अज असेंगी जम्मू कश्मीर रियासत जे 1947 च इस समय स्वतंत्र भारत का पार्ट जरूर सी, बट एक प्रिंसली स्टेट सी जेदे उपर साढ़े पड़ोसी मुल्क के लोकें जेल्लै अटैक किया हा तो उन्हें जो कि J&K स्टेट फोर्सिस के पार्ट है किस तरह उस टाइम की दिखिया, किस तरह उस टाइम की हैंडल किया और आगे के होया ते अज अस वो स्टोरी लाइव को मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी कन्नै सुनने हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा साढ़े लिए टाइम कड्ढन लई ते पहले मेरा नमस्कार। नमस्कार। सर, तुस अपनी जो 1947 का टाइम हा उस वेले दे थोड़ा के एक्सपीरियंस रहा, उस वेले हालात कियां दे हे ते तुस उसकी थोड़ा बहुत सानू दसो उस दे बारे च। सारे कोला पहले आज बड़ी मुबारक है, आज इत्थे तुसें भी बना दियो कि अपना इंडिपेंडेंस डे और सारे की बड़ी शुभकामनाएं पूरी इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी के सारे मेंबर्स की जो सुना दे दी उन्हें ना। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मिगी अज अपनी रियासत की फौज जिदा मैं मैंबर हाँ 1947 च मैं भर्ती होया था, लेफ्टिनेंट बनया था, जिस वेले अपनी रियासत तकरीबन आज़ाद थी। 15 अगस्त के बाद आज़ाद थी, 26 अक्टूबर की एक सेशन होया था। सो आई कैन से दैट आई एम ए officer of this state forces which became part of the Indian Army after 26th October 47. But I was enrolled in the independent country of J&K state from 15th August 47 to 26th October 47. I was at Srinagar at that time. I was under training in uniform in Badami Bagh cantonment. So all what happened from that day till today is all in my view. Time is short because whatever we do, this regiment is 200 years old. This very year, it was raised in 1820 and this year is 2020. We were to celebrate bicentenary, 200 years on 15th April. The Army Commander, Northern Command is the colonel of the regiment, and we had made all the regiments to celebrate the bicentenary at Satwari, the old cantonment of the Dogra forces of the state. But COVID spoiled this. We are now hoping that we will celebrate it as soon as situation is normal. तो 200 साल की हिस्ट्री को 1 घंटे या सवा घंटे में बताना मुश्किल है, तो मैं ये सोचा कि थोड़ा सा पूरी रेजिमेंट का एक रिव्यू दे दूंगा 10 मिनट, फिर उसके बाद हम 47 की लड़ाई की बात करेंगे और खास तौर पर मुजफ्फराबाद और श्रीनगर पर जो मेन अटैक हुआ उसकी डिटेल में बात कर। सबसे पहले ये डोगरा एक अंपायर बनाई थी महाराजा गुलाब सिंह ने, जिसमें पहली बार हिंदुस्तान की फौज हिमालयाज के पार जाकर के लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, तिब्बत, चाइना वो फतह किया। किसी ने पहले आज तक हिस्ट्री में नहीं किया था, तो ये पहली रेजिमेंट जिसने ये काम किया, ये इसकी बैकग्राउंड है। और जो काम किया इतना अच्छा किया कि 47 की लड़ाई के बाद
600 के करीब रियासतें थी, उनकी किसी भी रियासत की फौज इंडियन आर्मी में पूरी की पूरी रेजिमेंट के तौर पर नहीं ली। सिर्फ JNK हमारी ही रेजिमेंट, एक ही रेजिमेंट पूरी उन्होंने इंडियन आर्मी में, जो आजकल जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है, वन ऑफ द बेस्ट रेजिमेंट्स, जिसने आपको याद होगा 13 जैक राइफल, एक पल्टन है जिसका वो बत्रा बेटा शहीद हो गया था, दिल मांगे मोर, 2 परमवीर चक्र एक ही लड़ाई में, एक ही बैटल में, ये भी रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये इस किस्म की रेजिमेंट। आपने पिछले जो लेक्चर्स करवाए उनमें हरवंश सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, रियासत के बारे में पूरी बातें सुनाई, और जनरल GD बख्शी ने भी प्रिल्यूड या जनरल जोरावर की, और वो जो ट्रांस हिमालयन, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन थी, उनके बारे में भी अच्छी तरह सुनाया। तो मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये एक बात बताना चाहता हूं कि पिछली हिस्ट्री को डोगरा हिस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए हिंदुस्तान में मौर्य एम्पायर के बाद पहली बार मुगलों ने एम्पायर बनाई, और उस मुगल एम्पायर को मराठा ने चैलेंज किया, और मराठा एम्पायर जैसे बनी रही थी, कामयाब होने से पहले दिल्ली उन्होंने कैप्चर करना था, लेकिन तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, और उन्होंने वो अपने डिवाइड एंड रूल एंड जो कुछ करके मराठास को आगे नहीं बढ़ने दिया। मराठा एम्पायर भी खत्म कर दी और मुगल एम्पायर भी खत्म। लेकिन लकीली उस वक्त सिख एम्पायर, महाराजा रंजीत सिंह जो एक बहुत काबिल बादशाह हुए, उन्होंने पंजाब में सिख एम्पायर कायम किया। इसी दौरान में जब मराठा और मुगल एम्पायर खत्म हो रही थी तो सिख एम्पायर आई, और उसमें महाराज गुलाब सिंह और उनकी पूरी फैमिली, दोनों भाई बेटे सब शामिल थे। कब से? जब सिखों ने जम्मू के ऊपर अटैक किया था 1808 में, तब ये 16 साल के गुलाब सिंह थे, वो नोटिस में आए, महाराज रंजीत सिंह जी ने पहचान लिया, आस्ता आस्ता उनको ही ये सारा राज दे दिया, खनूर में आके खुद राज दिया, और उन्होंने अपने अच्छे जनरल्स और बड़ी सूझबूझ के साथ पहले जम्मू की 20-22 रियासतों को पहले कंट्रोल में किया, फिर ट्रांस हिमालयास, लद्दाख, गिलगित उनको किया, और जब सिखों की लड़ाई अंग्रेजों से हुई और वो हार गए तो जम्मू कश्मीर उनको देनी पड़ी, पैसा पूरा नहीं हो रहा था। तो महाराज गुलाब सिंह के पास पैसा था, सारी उम्र 1-1 रुपया इकट्ठा किया हुआ था, उन्होंने वो सारा दे दिया, मगर कश्मीर ले ली। और अगर वो कश्मीर नहीं ली होती तो आप सोच सकते हैं कश्मीर कहाँ होती आज। तो ये 100 साल की हिस्ट्री है, 1820 से लेकर 1920 और 1947 तक। इसमें वर्ल्ड वार 2 हुई, उनमें ये रियासत की फौजें गई, बहुत अच्छे काम किए, और महाराजा हरि सिंह खुद चर्चिल की वॉर कैबिनेट के मेंबर थे, वो फील्ड में जाते थे, लड़ाइयों में भी देखते थे, बहुत बहादुरी के काम किए हैं, बड़े कारनामे किए हैं। और 100 साल में चित्राल, हुंजा, नगर, इनमें बहुत लड़ाइयां जीती हैं और बहुत नुकसान हुए हैं हमारे डोगरा फोर्सेस। मैं एक ही बताता हूँ कि एक भूप सिंह की पड़ी मानते हैं, हम गुंजी के पास है, गिलगित के पास, वहां पर जब रशिया वगैरह इंस्टिगेट करता रहता था इनको, गिलगित हमारे पास था, तो ये चित्राल, हुंजा, इनके सारे रियासतें जो होस्टाइल थी, ये लड़ती रहती थी, तो उन्होंने एक इकट्ठे होके हमारे ऊपर हमला किया,
तो हम गिलगित को जा रहे थे, 1000 की फोर्स थी। रात को वो दरियाए इस इंडस के पास एक गॉर्ज में रहे, तो उस फोर्स ने के ऊपर रात को आगे पीछे बंद करके इतना हमला किया, ऊपर से पत्थर इतने गिराए। कहा जाता है कि उस 1000 में से कोई नहीं बचा, एक औरत बची, वो भी गुरखा औरत थी। उन दिनों गुरखा औरतों को लड़ाई पर जाने का, जंग में जाने का पलटनों के साथ अलाउड था। उसने दरिया में छलांग लगा दी और पार जाके गिलगित में बताया कि आपकी सारी फौज खत्म हो। ये वही जगह है स्कर्दू के पास जहाँ 47 में भी आके हमारे पर नुकसान। तो ये डोगरों ने बहुत कुर्बानियां दी है इस रियासत को बनाने में, संभालने में, और इस रियासत को 101 साल बरकरार रखने में। तो ये पुरानी कहानी है। ये ओवरव्यू मैंने कहा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी खास हमारे पास 9 बटालियन थी जब वो लड़ाई खत्म हुई वर्ल्ड वॉर 2। तो हम उस वक्त 3 ब्रिगेड बनाए थे। एक ब्रिगेड जम्मू में था, एक नौशहरा में था, मीरपुर नौशहरा जंगड़ में, और एक ब्रिगेड फिर बाद में पुंछ में बनाया, और एक कश्मीर में। ये 4 ब्रिगेड थे, 9 बटालियन थी। एरिया अब देखें 600 12 साल से बड़े काबिल अफसर भी थे वो, मगर ब्रिटिश थे। उनकी लीनिंग भी ब्रिटिश की तरह पाकिस्तान के साथ। इस वास्ते ये भी कहा जाता है कि जो हमारी डिप्लॉयमेंट हुई पूरे बॉर्डर के ऊपर, उसमें उनका हाथ था क्योंकि वो तो प्रोफेशनली कमांडर चीफ बेशक महाराजा हरि सिंह थे, लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ, मिलिट्री कमांडर चीफ तो वही थे। उन्होंने कुछ ऐसा बताया था ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है कुछ। Is it okay? Can you hear me? Yes, Brigadier Yes, sir, sir, we you can hear can. you. Is okay? Can I continue? Yes, sir. Please do continue. तो जब ये प्लानिंग हो रही थी, सिचुएशन तो हमें मालूम है कि ब्रिटिश पॉलिसी के मुताबिक इंडिया को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, पाकिस्तान बना दिया। ये भी हम कहें, याद रखें कि पाकिस्तान उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया था। ये उन्होंने अपनी ब्रिटिश पॉलिसी तीसरी लड़ाई लड़ने के लिए बनाई थी। इसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसीलिए उन्होंने गिलगित 1935 में ले ली थी 60 साल के लिए, कि रशिया और चाइना के साथ अगली तीसरी जंग यहाँ हो सकती है। और उसमें ये सिल्क रूट और ये गिलगित, बल्तिस्तान और अफगानिस्तान तक एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्ट्रेटेजिकली। इस वास्ते ये गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने ले ली, और 35 से ही तैयार करना शुरू कर दिया गिलगित को रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। 600 जब उन्होंने हैंड ओवर की तो 600 की स्ट्रेंथ थी गिलगित स्काउट्स की, और एक मेजर ब्राउन उनके कमांडर थे। वो आला दर्जे के बेस्ट ट्रेन्ड सिलेक्टेड फोर्सेस बनाए थे उन्होंने गिलगित। ये भी सोचें आप कि वो
दी थी उन्होंने रशिया के साथ लड़ाई करने के लिए, तीसरी जंग, लेकिन वो हुई नहीं। वार 45 में खत्म भी हो गई, लेकिन गिलगित वापस नहीं दी हम। वो तो 45 में अगर लड़ाई खत्म हुई तो उसी साल वापस दे देनी चाहिए थी। वो जाके 47 में ऑलमोस्ट 1 अगस्त 15 दिन पहले हमें दी। उसमें उनकी प्लान थी कि वो अगर महाराजा हरि सिंह इंडिया के साथ एक्सीड कर जाते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान ये 600 और सारे वो जो स्टेटें हैं उनको मिला के वहां एक पाकिस्तान के साथ मिल जाए। ये पक्का अंग्रेजों की प्लान बनी हुई थी। और इसी के साथ दूसरी प्लान बनी थी कि अगर महाराजा हरि सिंह ज्वाइन करते हैं इंडिया को तो अटैक करें, मगर उससे पहले अगर वो देर लगाते हैं पाकिस्तान शामिल होने में, एक्सीड करने में, तो इसको अटैक करके जबरदस्ती मिला लेंगे पाकिस्तान के साथ। ये प्लान थी पाकिस्तान की। इसका पता कहाँ लगा वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास उसके रिटन सब कुछ प्रूफ भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन किताबों में भी दर्ज है, पर वो किताब ही बंद रही, वो हमें नजर ही नहीं आई। ये किताब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और ये 87 में निकली है। और इसमें जो लिखा है मैं अभी आपको बताऊंगा कि अंग्रेजों ने क्या किया हमारे साथ। इस किस्म की ट्रेचरी करी उन्होंने जिससे ये रियासत की फौज के लिए लड़ना मुश्किल हो गया, और उसके बावजूद भी उन्होंने रियासत बचा ली। तो मैं बता रहा था प्लान क्या थी। आपको याद होगा कि माउंटबेटन जून में आए थे कश्मीर में, महाराजा हरि सिंह से मिले, 2-3 दिन रहे। उनका शायद इसलिए आना हुआ कि वो चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह को इसी तरीके से वो मना लें कि पाकिस्तान को ज्वाइन करो, एक्सीड करो। लेकिन महाराजा हरि सिंह नहीं माने। जिस दिन उन्होंने बल्कि कहा बात करें, उन्होंने कहा जी आप सैर करो भी 2-3 दिन, दिल्ली बहुत गर्मी है, जिस दिन जाना होगा हम बात कर लेंगे। तो जब जा रहे थे तो बीमार हो गए, वो पॉलिटिकल बीमारी हो जाती है, तो नहीं मिले। माउंटबेटन नाराज हो गए और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैंने महाराजा हरि सिंह को समझाया है कि आप जरूर किसी न किसी डिवीजन से मिलो, चाहे इंडिया से मिलो चाहे पाकिस्तान से, मगर 14 अगस्त तक फैसला करो और मिलो। और ये बताया कि अगर आप पाकिस्तान से मिल जाओगे तो इंडियन लीडरशिप इसका बुरा नहीं मनाएंगे। साफ साफ बात थी कि वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान से मिले। लेकिन महाराजा हरि सिंह कभी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, मगर वो हिंदुस्तान जाने से प्रॉब्लम थे। वो आपने हरवंश सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह कल परसों समझाया था कि उनके क्या प्रॉब्लम थे। मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि फोर्सेस की बात है, रेजिमेंट की बात बतानी है, उसमें समय लगेगा। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रपोजल गया दोनों को, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। एक ही डेट 12 तारीख। पाकिस्तान तो मान गया, लेकिन इंडिया ने कहा सोचेंगे, वो करेंगे, वो नहीं मान। बदकिस्मती है, हर जगह हर मोड़ के ऊपर JNK के वास्ते कोई ना कोई प्रॉब्लम वो बना के रखते थे। पता नहीं वो भी शायद कहीं अंदर की एडवाइस यही हो, नेहरू को माउंटबेटन की एडवाइस हो। अभी सब माउंटबेटन के ही आदमी थे सारे उधर, कि अभी सोचो, वो भी ये पूछो वो पूछो। वो नहीं चाहते थे कि स्टैंड स्टिल भी हो, क्योंकि स्टैंड स्टिल होने से बड़ा फर्क पड़ जाता है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से होने से उनकी आंखें और कान खुले रहते हैं, और वो कुछ उनके अफसर भी जम्मू में आके, कश्मीर में आके देखते क्या हो रहा है, क्या होने वाला है।
जब उन्होंने सारा कनेक्शन ही तोड़ दिया तो JNK जो गवर्नमेंट की कोई डिमांड, क्योंकि इनकी सारा कुछ पंजाब से, पाकिस्तान का पंजाब जो बन गया उसके साथ जुड़ा हुआ था। सड़कें उधर थी, सारी ट्रेन उधर थी, पोस्ट ऑफिस उधर थे, सप्लाईज उधर थी, हमारा मिनिशन उधर से आता था, पूरी मिलिट्री सप्लाईज उधर से थी। इंडिया की तरफ उस तरफ कुछ नहीं। तो ये बहुत सख्त गलती हुई। एक हिमालयन ब्लंडर मानता हूं मैं। किसने रोका था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को? बाकी तो बोलते हैं कि कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, लेकिन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने को, अगर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता तो उनके शायद अफसर आके बैठ जाते, उनको सारा पता रहता और हम इतने बुरी तरह से सरप्राइज नहीं होते। नहीं हुआ, पहली गलती ये हुई। उसके बाद जब पाकिस्तान को ये पता हो गया, माउंटबेटन वापस गए, तो उन्होंने फील्ड मार्शल ऑकनले को वहां बैठे थे, पता नहीं क्यों बैठे थे, कोई लड़ाई तो लड़नी नहीं थी, वो भी उधर थे। वैसे तो माउंटबेटन भी सुप्रीम कमांडर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया कमांड के। इशू तो पॉलिटिकल थे, 2 डिवीजन बनाने थे, पता नहीं इतने बड़े सीनियर आर्मी दोनों कमांडर, चीफ ऑफ वो गवर्नर जनरल जो, वो भी बन के रह गए इधर माउंटबेटन। क्यों? ये सब पर्पस था इसका, उनको यहाँ रखने का। वो पर्पस बड़ा साफ था कि जम्मू कश्मीर रियासत पाकिस्तान को देनी है। और वो उनको ये भी पता था कि, और वो शायद चाहते भी थे कि हिंदू और मुस्लिम इतने लड़े और इतने दूर हो जाएं कि ये दोबारा इकट्ठे ना हो सके। उसी में शायद वो समझते थे कि बाइडेन बाद में भी करता रहे, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि शायद कंट्रोल भी करने के लिए उनके ही ऑफिसर, दोनों तरफ कमांडर इन चीफ तो दोनों थे, दोनों अंग्रेज थे, उधर मजहर भी था, उधर रॉय था, और सीनियर अफसर भी अभी अंग्रेज थे, इंटेलिजेंस के थे, ऑपरेशन के भी उनके ही कंट्रोल कर रहे थे, पाकिस्तान से भी और इस तरफ से। इस सूरत में JNK क्या कर सकते थे? उन्होंने प्लानिंग बहुत अच्छी की थी, और जो सारी खबर जो उनके पास थी, और काफी अच्छी खबर थी, बल्कि उनको ये भी पता लग गया था कि कबायली के नाम पर पाकिस्तान फौजियों को, एक सर्विसमैन को इकट्ठे कर रहा है। एक प्लान मैं बताऊंगा भी आपको, वो जो मिल गई बन्नू कोहाट ब्रिगेड है इसके सामने, मुजफ्फराबाद के सामने, वहां ब्रिगेडियर मोरे थे, अंग्रेज ब्रिगेड कमांडर थे, और उनके ब्रिगेड मेजर थे मेजर ओंकार सिंह कलकट। सरदार जी थे, वो मेरे साथ थे, बाद में कर्नल थे, हम स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में इकट्ठे रहे, तो वो भी कुछ बताते थे। उन्होंने फिर किताब लिखी है, मानिक शाह ने उसका फॉरवर्ड दिया है, और जो मैंने ये बताया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की किताब, इसमें जो मैं भी अभी बताने जा रहा हूँ ये पूरा लिखा हुआ है। और ये किताब 65 में तैयार हो गई थी, लेकिन रिलीज नहीं हुई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिस्ट्री सेक्शन ने बढ़ाई है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल किताब है। 87 में, मेरे भी रिटायर होने के 3 साल बाद मैंने देखी तो तब भी नहीं देखी, तो मैंने 2000 में जाके ये किताब मैंने देखी। उसमें साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा उसमें, ये मेजर ओंकार सिंह कलकट ब्रिगेड मेजर थे, अपने ब्रिगेड में बैठे हुए थे। 20 अगस्त 15 को देश आजाद हुआ, वो उन्होंने आना था इंडिया को, उसकी वाइफ थे साथ ही, छोटा बच्चा था, वो बन्नू कोहाट के ब्रिगेड मेजर थे, इंतजार कर रहे थे कि उनकी जो बदली आना था, एक ऑफिसर मेजर मुस्लिम ऑफिसर उनका, वो पहुंचा नहीं था, इस वास्ते वो रुके थे थोड़े दिन के लिए। उसी दिन एक लिफाफा उनको मिला टॉप सीक्रेट, किसका साइन किया हुआ, मजहरवी, जो के आर्मी चीफ
पाकिस्तान आर्मी के, और उसमें लिखा था कि यू आर ऑर्डर्ड टू अरेंज फॉर दिस ऑपरेशन गुलमर्ग which will be launched on 22nd October 47. अब देखिए, ये लेटर उसको मिलता है 20 अगस्त को, आजादी के 5 दिन बाद, और अभी अटैक करना है 22 अक्टूबर को, 2 महीने 2 दिन के बाद। कितनी प्लानिंग के लिए टाइम रखा था, एक बात तो जो इतना बड़ा ऑपरेशन ऑर्डर, प्लानिंग, इसको प्लानिंग में 3 महीने लग जाते हैं, 2 महीने 4 महीने, बड़ी हाईएस्ट लेवल पर। और उस वक्त तो पाकिस्तान आर्मी नहीं थी, पाकिस्तान आर्मी तो बनी है 15 अगस्त को, 14 अगस्त को। तो ये किसने बनाया? ये अंग्रेजों ने बनाया, ये प्लान भी अंग्रेजों ने बनाई, और उन्होंने अफसर भी अपने वहां रखे। और उनका जो उधर गवर्नर था, उसने सारा 6 महीने से वो लगाया हुआ था कि हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जून में बता दिया था माउंटबेटन ने कि महाराज हरि सिंह पाकिस्तान से मिलने वाले नहीं है, तो आपने जो करना है शुरू कर। तो उन्होंने बंदोबस्त कर लिया था। 10 उसमें पूरा वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है कि 10,000 आदमी मुजफ्फराबाद जम्मू कश्मीर पर अटैक करेंगे, 10,000 जम्मू के ऊपर, 20,000, मतलब समझो आप 2 डिवीजन बन जाते हैं। और पूरी डिटेल में मैं इतना में नहीं जाऊंगा, मगर उसमें डेट वाइज कहाँ से सामान, कहाँ से 300 ट्रक आएंगे, एम्यूनिशन आएगा, वो सब बंदोबस्त हो रहा था। और वो तकरीबन 18, 15, 16 अक्टूबर को पहुंच गए थे उधर। इसको उनको पता लग गया, उसने रिंग किया अपने ब्रिगेड कमांडर को, बताया कि साहब मेरे लेटर आया, ये आप ऑपरेशनल लेटर है, टॉप सीक्रेट है, आपके नाम पर है, मैंने खोल लिया है, क्योंकि ब्रिगेड मेजर खोल सकते हैं। तो उसमें ये लिखा है, उसने कहा आप इस लेटर को बंद करो, और कहीं भी इसका आपने खोला बाहर तो तुम इंडिया वापस नहीं जाओ। वो घबरा भी गया, वो बंद कर दिया लेटर। उसने कहा सुबह आ रहा हूं मैं, पर सुबह की बजाय शाम को ही पहुंच गया, और उसको ऑलमोस्ट हाउस अरेस्ट कर, अपने ही अफसर को हाउस अरेस्ट कर। और वो बड़ी मुश्किल से अपने 2 मुस्लिम अफसर की मदद से 17-18 अक्टूबर तक फंसा रहा वो उस घर में। उधर दूसरी जगह भी चला गया, वहां से निकला रात को, और वो पहुंचा अंबाला, और अंबाला से पहुंचा वो आर्मी हेडक्वार्टर। और उन्होंने बताया कि ये होने वाला है, अटैक हो रहा है 22 तारीख को, ये देखो 10,000 आदमी, 6,000 से नगर पर अटैक कर रहे हैं, 2,000 गुलमर्ग से एयरपोर्ट पर आएंगे, 2,000 टीटवाल से बांडीपुर होके, इस तरह से ये 10,000 का अटैक हो रहा है। ये सबका बंदोबस्त हो गया। और दूसरे 10,000 मीरपुर, कोटली, भिम्बर, सियालकोट, ये जम्मू के लिए ये भी ऑर्डर है, सब कुछ बता दिया। अभी आप हैरान होंगे सुन के, ये किसको बताया? सरदार बलदेव सिंह को। ये सरदार मेजर कालकट साहब ने, और उधर 2 और सीनियर मोस्ट, थापर जो बाद में चीफ बने चाइना के वक्त, वो पूरी हालत हुई, वो उस वक्त जनरल स्टाफ वो ऑपरेशन के थे। और जनरल कुलवंत बाद में जो बने ब्रिगेडियर थे, उन्होंने तीनों ने वो सारा, उसने सारी बात सुनाई। तो फैसला ये हुआ कि ये हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है? पाकिस्तान आर्मी अभी शेप में ही नहीं आई है। वो ये नहीं मानने को तैयार थे कि अंग्रेजों ने पहले से ही बंदोबस्त किया हुआ है। और अभी आप सोचें, 18 तारीख पूरी प्लान जो जम्मू से लेकर लद्दाख तक उन्होंने बनाई थी, उसका आर्मी हेडक्वार्टर को पता लग गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को पता लग गया, डिफेंस मिनिस्टर को पता लग गया। किसी ने भी, इधर महाराज हरि सिंह को, और इधर कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त, मेरचंद महाजन, उनको भी नहीं बताया। स्कॉट तो उस वक्त चला गया था, क्योंकि 22 सितंबर को उसने रिजाइन किया, क्योंकि वो डिप्लॉयमेंट कर गया था जैसे अंग्रेजों को चाहिए थी।
उनको बता गया था कि मैंने कहाँ कहाँ फौज लगाई है, उनमें क्या कमजोरियां हैं, वो कैसे एक्सप्लॉइट हो सकती हैं। वेस्ट बटालियन 4 जम्मू कश्मीर राइफल्स है, जो जनरल जोरावर सिंह के वक्त मानतलाई भी जीता था उसने और बर्मा में कमाल किया था, वो मैंने लगा दी है। मगर उसमें आधे मुस्लिम हैं, आधे हिंदू हैं, डोगरे हैं। उनको अगर आप फटा दो और वो अगर उनको रात को मैसेकर कर दें उनको, तो आप कश्मीर से नगर पहुंच पाएंगे, वरना कोई रास्ता नहीं, आप श्रीनगर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये पलटन अगर वहां लड़ जाए तो आप कुछ भी ले आए, अब महीना भर भी आप श्रीनगर नहीं पहुंच सकते। तो इसका यही तरीका है कि इनको डिफेक्ट कराओ, और डिफेक्ट ही नहीं कराओ, इतना डिफेक्ट कराओ कि वो रात को वहां ही खत्म कर दें, ताकि बिना लड़े ही मुजफ्फराबाद गिर जाए। और उसके बाद तो 4-6 घंटे का रास्ता है, पीछे फौज है नहीं क्योंकि रिजर्व कोई थे नहीं। एक बटालियन श्रीनगर रिजर्व रखी थी, 9 जैक, वो मेरी पलटन है, आला ट्रेंड वो थी। और कहाँ थी? 3 साल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कबायलियों के साथ लड़के, उनको खूब उनका नुकसान करके बहुत अच्छे रिकॉर्ड लेके वो आई 45 की एंड में। और वो पलटन श्रीनगर रखी थी, श्रीनगर के लिए रिजर्व के, अगर मुजफ्फराबाद में प्रॉब्लम हो, जरूरत पड़े, तो वो पलटन श्रीनगर रह करके मुजफ्फराबाद को सपोर्ट करे। लेकिन वो जो प्लान अंग्रेजों ने बनाई थी, और जो मेरे ख्याल में स्कॉट ने सारी बातें उनसे बताई थी, क्योंकि जब ये आए थे श्रीनगर माउंटबेटन, उनके साथ उनके मेजर जनरल लॉर्ड बाद में बने, इसमें चीफ ऑफ स्टाफ थे, और वो चर्चिल के चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे। और चर्चिल कभी नहीं चाहता था कि इंडिया को आज़ादी दी जाए, और अगर आज़ादी दी भी जाए तो इस तरीके से दी जाए कि ये हमारे उनके नीचे ही रहें, कंट्रोल इनके पास ही रहे। तो उसको ये बोला था कि तू ये इंश्योर करना कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को, अगर कहीं फर्क पड़ गया तब तक आप लोग उधर ही रहना, जब तक कि ये इंश्योर नहीं हो जाए कि वो हिस्सा जम्मू कश्मीर का, जैसे गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू का वो हिस्सा मीरपुर, कोटली, भिम्बर, ये पाकिस्तान के पास ना चले जाए। क्यों? आप सोचें कि रावलपिंडी उनका आर्मी हेडक्वार्टर है, नर्व सेंटर है, सब कुछ, और वो हमारी कोटली से कुल 30 किलोमीटर है। अगर हम कोटली ब्रिगेड ले जाएं या डिवीजन ले जाएं तो हम तो बैठ के पाकिस्तान के सर के ऊपर। इसीलिए उन्होंने अंग्रेज के सारे कमांडर इंडिया में रखे, पाकिस्तान में रखे। तो ये कंट्रोल्ड बैटल करी उन्होंने, कंट्रोल्ड लड़ाई भी उन्होंने ही करवाई। सब कुछ अंग्रेजों ने किया, इतनी ट्रेचरी की हमारे से, और फिर लड़ाई नहीं की, उसको कंट्रोल भी किया। ये जो आप बाद में सुनते हैं कि उड़ीसा आगे नहीं जाने दिए, अंग्रेजों ने नहीं जाने दिया। मीरपुर के ऊपर बॉम्बिंग के लिए बोला था, उन्होंने नहीं होने दी। हमारे कितने सिविलियन मरवा दिए। ब्रिगेड एक 50 पैरा ब्रिगेड जंगल में बैठा था, उसे कोटली और मीरपुर तक नहीं जाने दिया। ये भी ठीक है, सुनते हैं कि शेख अब्दुल्ला नहीं चाहता था वो जाए, क्योंकि ये इलाका अगर पाकिस्तान में नहीं गया तो वो बहुत मुस्लिम अक्सरियत है, और फिर जम्मू का बोलबाला हो जाएगा, हाई परसेंटेज हो जाएगी, तो शेख को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वो गिलगित बल्तिस्तान मुस्लिम एरियाज इधर के वो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, तो जोर भी नहीं लगा। जो भी जोर लगा वो तो वैली के लिए था और जम्मू पर जितना भी रह जाता, क्योंकि कश्मीर में जम्मू के बिना जा नहीं सकते थे। और वो यही था, उधमपुर, बनिहाल, नीचे के एरिया रजौरी, पुंछ, ये नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हमें तो इंटरेस्ट था। और दूसरी बात उन्होंने ये की
ये प्लान है, सब मिलिट्री प्लान है और बड़ी जबरदस्त प्लान थी और बहुत कामयाब भी हुए और 100% सरप्राइज किया उन्होंने। ये वर्ल्ड वॉर के लेवल का ऑपरेशन था। बेशक ये किसी को ब्लेम करें कुछ करें, लेकिन इसके बावजूद अभी मैं बताऊंगा कि इस रेजिमेंट ने इन हालात जो मैं बता रहा हूं कि सारा कुछ अगेंस्ट था, अंग्रेज अगेंस्ट थे, पाकिस्तान अगेंस्ट था, नेहरू भी साथ नहीं था, और जो अपने उस वक्त आरसी का प्राइम मिनिस्टर था हमारा, वो भी हमारे साथ नहीं था, स्कॉट भी साथ नहीं था। ये सब हालात होते हुए भी जम्मू कश्मीर को किसने अगर बचाया, आज अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो ये इसी फौज का, ये रियासत की फौज, ये 12,000 आदमी की फौज, नौ पलटन ने, जिसने ये रियासत बनाई थी महाराजा गुलाब सिंह से लेकर के अभी महाराजा हरि सिंह तक, इसको बचाया है। कैसे बचाया ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहूंगा। इस प्लान में उनको ये मालूम था कि डोगरा जम्मू में हम कुछ करेंगे तो वो ज्यादा वरीड होंगे और जम्मू का ज्यादा ख्याल करेंगे, मुजफ्फराबाद का कम ख्याल करेंगे, क्योंकि मुजफ्फराबाद वगैरह जो है वहां से ट्रुप्स कोई नहीं थे, कश्मीर के ट्रुप्स कोई नहीं थे इस फोर्स में, ऑल वेर फ्रॉम जम्मू, देयर वर नो ट्रुप्स इन दिस रेजिमेंट फ्रॉम कश्मीर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन्होंने पहले सारे जम्मू पर अटैक किया, और वो भी कहां से शुरू किए, तकरीबन बविया और वो हीरानगर के नीचे, और तकरीबन लखनपुर से पहले उधर से शुरू हुए। सितंबर 4 से अटैक शुरू हो, 15 अगस्त के बाद 4 सितंबर कितने 19 दिन। इसका मतलब है ये प्लान 15 अगस्त से बहुत पहले बनी थी, नहीं तो 4 सितंबर को बाकायदा मिलिट्री रेड समझो, अटैक समझो, लड़ाइयां हुई हर जगह, बविया में हुई, हीरानगर में हुई, स्टेटगढ़ में हुई, भिम्बर में हुई, बड़ी हैवी लड़ाइयां हुई। उसमें स्टेट फोर्सेस की टुकड़ी टुकड़ी, कहीं प्लटून थी 30 आदमी, कहीं कंपनी थी 50-60 आदमी, 80 आदमी, और उनकी पूरी कंपनी अटैक करने आती थी। इन्होंने किसी भी जगह पर उनको कब्जा नहीं करना। सितंबर से लेकर तकरीबन अक्टूबर के पहले हफ्ते तक कहीं भी रियासत पर कब्जा नहीं हुआ उनका, और रोज लड़ाई होती थी। क्योंकि मुझे याद है मैं 10 सितंबर को जम्मू आया एक हफ्ते के लिए, और मैं गांव में गया। मेरा गांव सुचानी गांव है, यहाँ सांबे और जम्मू के बीच में, जहाँ आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मुझे याद है 11 या 12 सितंबर को रात को मेरे घर के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर इतना फायर हुआ, वो गोलियां सब मकानों के ऊपर, धड़ धड़ फायर, और बत्तियां निकालते थे वो, पाकिस्तान से कोई बत्तियां आते थे हजारों, वो जैसे वेरी लाइट पिस्टल होते हैं, कहीं इधर से उसकी कोई आवाज भी नहीं होती थी, एक तरफ से वो उड़ती थी, वो 200, 500, 1000, 2000 गज, 2 किलोमीटर गिर जाती थी, फिर उधर से आती थी। इसका मतलब ये उन्होंने हैरेसमेंट के लिए ये बत्तियां पूरे बॉर्डर पर, कठुआ से लेकर जम्मू तक, वो बत्तियां रात को 7 बजे ने बत्तियां शुरू हो जानी। हमारे बच्चे, औरतें, लड़कियां, छोटे छोटे, वो गांव छोड़ के जंगलों में जगह बनाई थी। वो कहते थे वो आप राजी के दिन आगे, जब सिख लोग हमला करते थे, उनको पता था, उन्होंने कहानियां सुनी हुई थी, मुझे भी सुना रहे थे बुजुर्ग, कि वो अभी देखते रहना, खाना जल्दी खाया, 7 बजे 7:30 बजे चुपचाप सारे अपने अपने गांव पीछे पहाड़ों जंगलों में चले गए, सुबह फिर वापस आ गए। तो ये उसका डाइवर्शनरी था। मैं देख 10 सितंबर को इतना अटैक मेरे गांव में हुआ, लड़ाई तो 22 अक्टूबर को शुरू हुई।
10 सितंबर को कठुआ से लेकर, ये था, इतना प्रेशर डाला जा रहा था महाराजा हरि सिंह के ऊपर कि देखो आप, ये लोग हैं जो आपके लिए मर रहे हैं, कोई बच्चा नहीं है इधर, सब बॉर्डर पर हैं, गुंजी में, गिलगित में, लद्दाख में मर रहे हैं, तो उनके बच्चे, उनकी हिफाजत नहीं हो रही है। ये आइडिया भी था। और इसकी वजह से ही क्या होता है, उसका एक पार्ट ऑफ प्लान ये था कि खासतौर पर पुंछ, रावलकोट, पलंदरी और ये कोटली के सामने के जो गांव थे हमारे, उनमें हिंदू पॉपुलेशन कम थी, सिख पॉपुलेशन कम थी, मुस्लिम पॉपुलेशन 80% थी। और वो जो 20% थी, उनका ये प्लान था, पार्ट ऑफ द प्लान, कि उस 20% को भगा देना है वहां से, रेप करने हैं, थ्रेटन करना है। क्यों? 2 वजह। एक तो ये कि कहीं और फौज कश्मीर में बची खुची है तो ये लोग रोएं, तारें भेजें, टेलीग्राम्स भेजें महाराज हरि सिंह को, अपने लीडरों को, कि फौज भेजो। तो वो ये नहीं समझते थे, स्कॉट ये बता गया था कि बड़ा हमला पाकिस्तान नहीं कर सकता, वो इस पोजीशन में नहीं है करने के, ज्यादा से ज्यादा रेड हो सकती है, कम्युनल रेड हो सकती है, कम्युनल क्लैश हो सकते हैं। और वो तो हो रहे थे, वो तो 46 से हो रहे थे, फिर 47 में बढ़ गए, 47 में ही अर्ली भी, बल्कि 46 लेट, बहुत से सिख वहां से रिफ्यूजी बन के मुजफ्फराबाद में आके बैठे थे। और फिर 47 के 15 अगस्त से पहले भी, उसके पास भी बहुत से हमारे हिंदू भाई, सियालकोट से, जेलम से, गुजरात से, जो हमारे रिश्तेदार थे यहाँ के लोग, वो सब कुछ छोड़ के आ गए। यहाँ पहुंचे जाओ मैं भी आया, मैंने भी देखा था, वो कहते थे वो फलानी नारदेई किधर है, तो वो रोने लगते कि वो रेप हुआ, उसने छलांग लगाई, मर गई। फिर वो जो बुआ किधर है दूसरी, उन्हें क्यों उसको ले गए। तो ये हालत थी जो हमारे बॉर्डर पर हो रही थी, और उसका सारा असर हमारी रियासत पर हो रहा था। उसी की वजह से कुछ हिंदुओं ने, वो मुसलमान जो इधर भी आते थे और जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, वो कभी कठुआ से निकलते थे, और कुछ यहाँ के हमारे भी तैयार हो गए जाने को, उनके लिए कैंप लगाए गए, उनके भी क्लैश हुए थोड़े से, तो उसमें कुछ हजार आदमी मारे गए होंगे, बल्कि क्लैश हुए, कई दफा हिंदू भी मारे गए हैं। और वो कोई प्लान नहीं था, बल्कि उस वक्त वो कुछ ये भी कहते हैं कि महाराज हरि सिंह ने उनको हुक्म दिया कि इनको मार दो, और किसको? आर्मी को भेजा। आर्मी उस वक्त हमारे पास बॉर्डर पर पूरी नहीं थी डिफेंस के लिए। कहाँ वो लद्दाख से लेकर के लखनपुर तक, गिलगित से होकर कितना बॉर्डर था, उनको संभालना था या आके इनको मारना था। ये बकवास है सारा, पर ये सब पॉलिटिक्स है। पर असलियत ये है, कोई भी, मेरी फौज का, मैं भी उस वक्त फौज में था, और मेरे सारे, हमारे गांव के सारे उसी फौज में थे। कभी नहीं किसी ने, मेरी अपनी नॉलेज ये है कि कोई ऑर्डर ऐसा नहीं हुआ कि वो मुसलमानों को गांव में फौज ने एक भी किसी को बचाया होगा, मारा नहीं। लेकिन बदकिस्मती है कि पुंछ में जब ये हुआ कि मुस्लिम्स 80% जो थे, उनको ये उन्होंने बोला कि अभी हिंदुओं को, खासतौर पर सिख्स को, उनकी फैमिलीज को परेशान करो, रेप करो, अगवा करके ले जाओ, तो उसका फायदा हुआ हमको। और वो स्कॉट खुद करके गया। स्कॉट 22 सितंबर को रिजाइन करा उसने, और 24 को वो स्कॉटलैंड वापस चला गया। गया भी वो सियालकोट के रास्ते, और जाते जाते एक कहीं रावलपिंडी से, यहाँ से एक लेटर भी डाल गया महाराज हरि सिंह को कि मैंने सुना भी है, कुछ देखा भी है, बहुत हलचल हो रही है,
और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर कहीं हमला भी ना करे। हालांकि पहले यहाँ बोला था कि बड़ा हमला नहीं हो सकता, पर ये अपने आप को साफ कर गया। पर वो उस वक्त हो भी कुछ नहीं सकता था। जम्मू कश्मीर में हमारे पास एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ तिब्बत था, तीसरी तरफ पहाड़ थे, इंडिया बहुत दूर था, हालांकि बहुत नजदीक था, मन से दूर था, सड़क कोई नहीं थी, पुल कोई नहीं था, सड़क थी नहीं, जम्मू से कार्ड रोड थी। तो इन हालात में किसी से मदद नहीं मांगी जा सकती और इंडिया मदद देने के लिए तैयार नहीं था। इंडिया तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। और आप हैरान होंगे कि जब ये, इनको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस, कि असली लड़ाई से पहले डाइवर्शनरी अटैक, ताकि वो धोखा दे सके हम उसको सरप्राइज करने के लिए। डिसेप्शन प्लान में जब वो कुछ हो रहा था, हमने बताया भी कि ये हो रहा है, हमें आर्टिलरी चाहिए, कभी 2 जहाज दे दो हमें, तो फायर करने वाले, तो हम मुजफ्फराबाद खत्म कर देते। कुछ नहीं दिया, बात ही नहीं की। महाराज हरि सिंह ने अफसर भेजा है, कर्नल भगवान सिंह गए दिल्ली कि ये हमें चाहिए, कुछ नहीं मिला। हम सोच रहे हैं, ना बात करी। और उन दिनों एक जगह है दरिया के ऊपर, एक पुल है, पत्तन पत्तन होते हैं घाट, ओएन उसका नाम है, ओएन, OWEN। तो वहां का जो हमारा एयर फोर्सेस का एक सिग्नलर था, जब वो ओएन पत्तन पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया, ये लोग हमारे आगे पीछे हट गए, तो उसने रिपोर्ट दे दी श्रीनगर को कि ओएन फॉल्स, कि ओएन हमारा गिर गया, छूट गया हमसे। तो वो इंडियन आर्मी ने इंटरसेप्ट कर लिया ओएन ने, कि ओएन क्या है, कहाँ है। 2 दिन ओएन का पता लगाते रहे, तो वो भी नहीं पता लगा। वे हमें ही बताते कि कहीं ओएन, हमें तो पता था, हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये हालत थी हमारी इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स में, पता होते हुए भी, खबरें आते हुए भी, मैसेज मिलते भी कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने 22 को हमला किया था, वो मैं आपको अभी डिटेल बताऊंगा कि लड़ाई कैसे हुई। 24 तक शुक्र है कि हमने रोक के रखा, तो उनको 24 को कहीं पता लगा कि कहीं पाकिस्तान ने हमला किया हुआ है, और वो भी जब पीपी मैनन को भेजा, तब जाके पता लगा कि ये तो हालत बड़ी खराब है। फिर उसके बाद तब तक तो वो काफी अंदर आ चुके थे। तो ये पसे मंजर ये था। पाकिस्तान बिल्कुल तैयार था, प्लान्ड अटैक था, अंग्रेजों ने प्लान किया हुआ था, पूरे रिसोर्सेज दिए हुए थे, पूरे अच्छे टॉप प्लान के लिए जो जो कुछ चाहिए था सरप्राइज एलिमेंट के लिए, वो सब था, गाड़ियां, सब कुछ था। हमारे पास कुछ नहीं। हम प्लटूनों की शक्ल में इसे 600 मील के बॉर्डर पर, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था, पीछे गाड़ियां भी बहुत कम थी, नहीं थी, कट भी गए वो, मगर लड़ रहे हैं। कोई एक बंदा भागा नहीं, एक बंदा पीछे नहीं आया। जब जैसे वो 22 अक्टूबर के पास हुआ, तो वहां भी मोहम्मदन ट्रुप्स थे, अनफॉर्चुनेटली, जो हमारे अपने ही, चाहे वो नौशहरा में थे, मीरपुर में थे, कोटली में थे, उन्होंने भी वही काम किया जो मुजफ्फराबाद में जो प्लान बनाई थी, वो पूरी प्लान पूरी पाकिस्तान आर्मी ने हमारी आर्मी के खिलाफ वो इस्तेमाल किया, डिफेक्शन, मजहब के नाम। मुसलमान जो भाई हैं वो अपने हिंदुओं को मारते, हालांकि वो उनके घर हमारे अभी भी साथ इकट्ठे रह रहे थे। बल्कि उनके मुस्लिम जो फौज के थे, उनके तो अफसर, जवान, जेसीओ, उनकी फैमिली श्रीनगर में थी, हमारे पास थी, हमने उनको प्रोटेक्ट करके रखा। तो ये हालत थी जब हमला हुआ 22 तारीख का।
बाकी कहानी तो आपने सुनी है, सेशन वगैरह की। अभी मैं बावजूद इसके कि हमारे पास फोर्सेस बहुत कमजोर थे, लखनपुर से लेकर के छंब तक किसी को कामयाब नहीं होने दिया। एक पलटन कुल थी यहाँ इस तकरीबन 200 किलोमीटर के पास। उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत मोबिलाइजेशन की, बहुत फोर्सेस मीरपुर, कोटली, भाग, कलंदरी, कोहला, पुंछ के आगे दुमेल तक बहुत हमले, बहुत अटैक। और उसी में मैंने बताया कि 27 अगस्त को मेरी पलटन जो श्रीनगर में थी, अगर वो पलटन उधर रहती तो मुजफ्फराबाद चाहे गिर भी गया जैसे उन्होंने किया, तो भी यो पलटन अगर होती तो 1 महीना वहां मुजफ्फराबाद से निकल नहीं देते थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना था। तो उस पलटन को भी रावला कोट भेज दिया, और वो भी पैनी पैकेट में, कंपनी एक जगह, प्लटून एक जगह। और उन्होंने आखिर में क्या काम किया, उनको बचाया रेफ्यूजीज को जब लड़ाई हुई, और रेफ्यूजीज को हजारों में, तकरीबन लाखों तक उनको एस्कोर्ट करके पुंछ, रजौरी और जम्मू तक लाए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया की वार हिस्ट्री में किसी भी फौज ने कभी भी रिफ्यूजीज को नहीं संभाला, लाया है। तो ये स्टेट फोर्सेस, जे स्टेट फोर्सेस का एक शानदार कारनामा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये सब कुछ हुआ। अभी मैं मुजफ्फराबाद के ऊपर आता, जो मेन अटैक हुआ, उसमें क्या होता है, 4 जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री, उसको इन्फेंट्री कहते थे, राइफल बाद में बनी है, वो उसको दुमेल में लगाया था। उनके कर्नल नारायण सिंह कमांडिंग ऑफिसर, बहुत काबिल, बहुत बहादुर, और पलटन भाई बेस्ट ट्रेंड पलटन थी। ये 4 जैक का याद रखना, 4 जैक, ये वही पलटन है जो कर्नल बस्तीराम मेहता, बस्तीराम सीओ थे इसके, जोरावर के साथ, जिन्होंने मानतलाई की लड़ाई चाइना से जीती थी। और वो मानतलाई फ्लैग आज भी हमारे पास है, और वो एक शान है हमारे पास, ग्वालियर में म्यूजियम में रखी है। और चाइना का कोई भी और चीज, स्टैंडर्ड फ्लैग पूरी इंडियन आर्मी के पास नहीं, वो श्रेय हमें जाता है। इस डोगरा फौज को मेहता बस्तीराम, वो कमांड कर रहे थे इस पलटन के। ये पलटन जोरावर सिंह की पलटन, और जब दूसरी लड़ाई में तो खत्म हो गई, रीरेज भी करनी पड़ी। और इस पलटन का आपकी नॉलेज के लिए, इस पलटन मेहता बस्तीराम की फैमिली के ही डिप्टी कमिश्नर दुनीचंद मेहता मुजफ्फराबाद में थे। उनकी वाइफ कृष्णा मेहता थी, उनके बच्चे थे, बेटियां थी। और वो, उन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने, आर्मी कहेंगे, आर्मी के नीचे था, उसको घेरा डाल के डीसी को मार दिया। वही उधर मेहता, जिनके ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्या शानदार काम किए थे, बचाया था, मानतलाई फ्लैग ये जीता था। आज उनका ही बेटा, ग्रेट ग्रैंडसन, पाकिस्तान ने मार दिया। और बड़ी मुश्किल से मेहता, मिसेस कृष्णा मेहता, बच्चों को लेके बाहर रिफ्यूजी होके, कहाँ दरबदर होके दिल्ली पहुंचे। फिर बाद में उनके भाई वो ओम मेहता होम मिनिस्टर भी रहे इंदिरा गांधी के साथ। मैं दिल्ली में था उस वक्त। और मेहता जी का, मिसेस मेहता का बेटा कर्नल हुए, वो मेरे एडजुटेंट थे आईएमए में। अभी उन्हें पिछले महीने डेथ हो गई। तो ये वो फैमिली है जहाँ इनको भी मार दिया वहां पर, और बड़ी बुरी हालत में मुजफ्फराबाद। किसी को कुछ पता नहीं लगा, इतनी जबरदस्त वो उनकी सीक्रेसी थी, सरप्राइज था। और हमारे पास पीछे कुछ नहीं था।
तो जब इसकी डिप्लॉयमेंट करी उन्होंने तो एक कंपनी कोहाला भेज दी 40-50 किलोमीटर दूर, दूसरी कंपनी टीडवाल भेज दी और 40-50 बारामूला से होके जाना पड़ता 70-80, और एक कंपनी बॉर्डर, एक ही रास्ता था वहां पर दरिया पुल, उसके पार जो पाकिस्तान से जो मेन अटैक आया वो कंपनी उन्होंने और जैक बर्मा में जापानी के खिलाफ इतना अच्छा क्या काम था, 5 मिलिट्री क्रॉस लिए जीते थे। उनको बताया गया, पूछा गया, जो सिविलियन भी गए, हमारे अफसर गए, ब्रिगेडियर साहब ने, बल्कि महाराज बादल ने भी पूछा कि तुम्हें इतना यकीन है, इनको बदल दो। कंपनी पीछे, उन्होंने कहा जी नहीं, अगर बदला तो हमारे बच्चों के ऊपर ये एक शक हो जाएगा, वो ठीक नहीं। शायद मैं होता तो मैं भी यही करता, और शायद उसका और जवाब था, वो नहीं हुआ कि 1 or 2 days बिफोर उनके सीनियर भाई ऑर्डर बोले नहीं आप ठीक है, वो कंपनी बदल दो, वो टिडवाल वाली कंपनी वहां भेज दो, उस कंपनी को टिडवाल भेज दो, ऑर्डर है मेरा। शायद ऐसा होता तो बच जाते, हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा विषय है, सब्जेक्ट है फॉर स्टडी, फॉर फ्यूचर। इससे कुछ सीखना चाहिए। हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि हमें इसकी बात ही नहीं करने देते। वो ये हो जाएगा, वो मुस्लिम हिंदू उसके, वो नहीं है बात। मुस्लिमों के साथ हमने रहना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इन बातों को अगर हमने सोचा है तो खराब सिचुएशन नहीं होगी। वो तो लड़ाइयों में तो कुछ उसके बारे में करना ही पड़ता है, प्राइवेट में, लाइफ में, सिविल में, वो जो आप जो मर्जी करो, लेकिन लड़ाई में ऐसी गलती हो जाए, उससे सीखा इससे भी हमने नहीं। इंदिरा गांधी, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था इंदिरा गांधी के साथ भी, वहां भी कोई ऐसी ड्रिल नहीं बनी थी। जब ये ब्लू स्टार हुआ तो पता था सबको कि कुछ होने वाला है, गड़बड़ है, फिर भी वहां 2 सिख बॉडीगार्ड वहां उनकी ड्यूटी पर लगा दिए। और जब लगा दिए, किसी ने सोचा नहीं, तो जो कमांडर था उनका बॉडीगार्ड उसका, तो उन्हें फाइल पर लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि ये गलती से 2 आदमी हमने लगा दिए हैं, हालात अच्छे नहीं है, तो इनको हम बदल दें। तो इंदिरा गांधी ने कहा नो, एंड नेक्स्ट डे दीज 2 people assassinated, killed her. इसका मतलब है हमने कुछ सोचा नहीं तो सीखा भी नहीं। तो ये मौका है, हम उन भाइयों को मौका ही नहीं दे कि वो कहीं ऐसा हो जाए कि एक वाइटल जगह हम यूज कर दें, जिसका हमें 172 साल से पता नहीं कितने साल खमियाजा अभी भुगतना पड़ेगा। ये चल रहा है, ये सिर्फ एक गलती हमारी, एक ही गलती। अगर 4 जैक को वहां से उठा लेते या एक कंपनी बदल देते या वो मुस्लिम हिंदू भाइयों को नहीं मारते, जम्मू कश्मीर का मसला ही नहीं होना था। उस वक्त में अगर गिलगित का थोड़ा सा होता तो ये आर्मी सारी गिलगित में लैंड करके वो भी संभाल लेते। जम्मू कश्मीर का मसला सिर्फ एक वजह से हुआ कि वो अंग्रेजों ने वो ट्रेचरी की हमारे साथ और डिफेक्शन करवाई। इसको एज ए पार्ट ऑफ दी ऑपरेशनल प्लान बना दिया उन्होंने। रात के 12 बजे मुस्लिम भाइयों ने, उन दिनों दशहरा आ रहा था और उस पलटन में, सारी पलटनों में ये एक दस्तूर है कि जो हिंदू हैं उनको दशहरे और दिवाली के दिन छुट्टी दे देते हैं 3 दिन, और मुस्लिम भाई ड्यूटी करते हैं, और ईदों के दिन उल्टा हो जाता है। वो दशहरा आ रहा था,
उन सब के वेपन डाले पोत में और उनको बोलो शराब वगैरह पियो। वो पी गए। रात को जब उठे गोली चली, वो गए उसमें अपना वेपन लेने को, उसको लॉक लगा के चाबी को सब मार दिए। बाकी लड़े थोड़े बहुत, लेकिन वो कोई लड़ाई नहीं। इस वजह से कोई कहो तो मुजफ्फराबाद की लड़ाई ही नहीं हुई। बिना लड़ाई की एक जो नेचर हमारी जगह थी लड़ने वाली, वो चली। इसलिए शायद क्या होता है कि कोई जिक्र ही नहीं करता, बहुत सी किताबों में भी जिक्र नहीं है इसका। वो सब कहते हैं कि वहां तो स्टेट फोर्स से लड़े नहीं और फिर उसके बाद कुछ था नहीं। मगर जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ, ये आप सबके लिए एक गर्व की बात है और ये बताने वाली बात है कि ये फिर बचाया किसने। 22 तारीख से 27 तारीख तक इंडियन आर्मी 27 तारीख लैंड करी है। वो तब तक एक बच्चा नहीं था बाहर से, वो किसने बचाया। कुछ कहते हैं कि वो लोटी में लग गई, वो ठीक है, पर लोटी कितनी, एक दिन की। 22 को लोटी की उन्होंने, 23 को वो सुबह 10 बजे चल पड़े अपनी 200-300 गाड़ी लेकर के, और 4 जैक के जो पूरी हमारी ही पलटन हमारे खिलाफ आ रही थी। और इधर क्या होता है, जहाँ स्टेट फोर्सेस की बात सुनो, मैं इतना ही बता सकूंगा क्योंकि बाकी लड़ाइयाँ बहुत हैं, कभी फिर मौका मिलेगा। इधर जब पता लगता है सुबह महाराज हरि सिंह को, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के सीओ ने इतना ही बोला है कि बहुत बड़ा अटैक हुआ है, सब कुछ खत्म है। तीसरी बात नहीं बोली। शायद उनका जो मुस्लिम था वो ऑपरेटर, उसने जब सेट भी खराब कर दिया होगा, वो उसके बाद कुछ बता नहीं पाए। टोटली नो न्यूज फ्रॉम द फ्रंट। और उधर दशहरा हो रहा था, दशहरे की उसी दिन दशहरे का दरबार हुआ। सारे कई लोग, बल्कि वहां के शायद गिलगित उधर के कोई छोटे मोटे राजे आए थे, वो नजरें पेश करते थे, मैं भी उधर था। इस हालत में क्या होता है, 22 के दिन वो लूटते रहे, औरतें लेते रहे। वो भी मेरे पास अकाउंट है, एक पूरा आई व्यू 24 घंटे का, कि क्या हुआ 24 घंटे, किस तरह से उन्हें औरतें निकाल निकाल के सामने ही रेप कर, और बच्चों के उनको लेके गाड़ियों के आगे फेंक के और दरिया में फेंक के। ये पूरा अकाउंट है लिखा हुआ। ये मुजफ्फराबाद की हालत। और सब लूटते मुजफ्फराबाद को, हिंदुओं को लूटते, गाड़ियां भरते। फिर शाम हो गई और रात को वो भेजा उन्होंने, तो लेडीज इकट्ठी करके सब पीछे भेजते। तो 23 को सुबह चले। और 22 को क्या होता है जम्मू में, श्रीनगर में, महाराजा हरि सिंह जब पता लगा तो वो वर्दी वगैरह डाल के खुद चले गए कि मैं भी चलता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ यही है। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि नहीं, आपने बड़ा काम करना है, अभी दिल्ली से बात करनी है, कई दिनों से रुकी हुई है, उसके आर्मी मंगवानी है वगैरह, तो आप ये काम करिए, मैं जाता हूँ। कोई थी नहीं, कोई रिजर्व नहीं था। मुश्किल से कोई 100 आदमी वहां मिले, उसमें उनकी जो कंपनी पैलेस में लगी थी वही कमांडर भी लिया, वही पैलेस में कोई गार्ड नहीं रही, थोड़े से आदमी रहे। वो भी खतरा था कि अगर कुछ आगे हो तो असैसिनेशन भी करवा के, जब वो अंदर आके पैलेस के थ्रेटन करके भी साइन करवा सकते थे एक सेशन के ऊपर। पर खैर, वो रात को बारिश हो रही थी बड़ी श्रीनगर, मैं भी उधर था, मुझे याद है। तो रात को निकले वो 8 बजे रात के, कहीं बारामूला पहुंचे, रात के 10 बजे उड़ी पहुंचे। और उड़ी उन्होंने कहा पता नहीं हम आने वाले होंगे, उड़ी में डिफेंस ली। तो रात को उड़ी वही 50-100 आदमी इकट्ठे करके वहां, उनमें हमारे यहाँ बड़े अभी नरसिंह देव जामवाल हैं, वो उस वक्त सिपाही थे, और वो भी राइफल लेके बैठे थे, वो अभी इधर हैं मेरे पास। वो सारी कहानी आंखों देखी ये सुनाते हैं, वो जो मैं अभी आपको सुनाने लगा हूँ, लिखी भी है उन्होंने। वो पद्मश्री हुए हैं, अवार्ड विनर हैं, डीएसपी हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड ए वेरी लिटरेरी पर्सन। वो 22-20 तो नावल लिखे हैं उन्होंने, किताबें लिखी। वो असली ये जो गढ़ी की बैटल, पहली बैटल हुई है मुजफ्फराबाद
दोमेल से 15 किलोमीटर इधर। जब ये जा रहे हैं सामने, पता नहीं कहाँ मिलेगा दुश्मन, दूर से नजर आ गई गाड़ियां आ रही हैं, 100-200 गाड़ियां आ रही हैं, दाएं बाएं आग लगी हुई है, फायर हो रहा है। तो इन्होंने 100 आदमी को थे, 30 उड़ी में छोड़े, 60 आदमी लेके मुजफ्फराबाद को जा रहे थे। उनको देखा, वो पहाड़ी गढ़ी के पहले, उसको हम गढ़ी की पहाड़ी बोलते हैं, वहां पर ही वो 2 प्लटून ने 30 आदमी इस तरफ, 30 आदमी इस तरफ वेपन लेके जमीन पर चले गए। जैसे ही वो सामने, उनको नहीं पता था, जैसे ही वो सामने एक छोटा सा नाला था उसके ऊपर आए, इन्होंने पूरा फायर खोल, उनकी गाड़ियां सारे पहिए, दो टायर बस्ट कर दिए। और जब गाड़ियों से बाहर निकले, सिटिंग डक से इन्होंने मारना चाहिए, पता नहीं 200, 100, 200, 300। वो तो आ रहे थे, ये बता रहे थे शाम को श्रीनगर है और हुरे मिलनी है, और तुमने इतनी औरतें लेनी है, तुमने कितनी गाड़ी है, वो ये बातें करते हुए आ रहे, हमें पता भी लगा। वो उसमें से आदमी हमारे भी उसमें बैठे हुए थे। तो जब वो वहां पहुंचे तो कैप्टन पृथ्वी सिंह कलाथिया घोड़ा के, उन्होंने वहां पोजीशन लगी हुई थी। और जब उनकी गाड़ी आ लगी सुबह 11-12 बजे के करीब, 2-4 आदमी लिए और उस गाड़ी पर अटैक कर दी। ड्राइवर मार के गाड़ी के ऊपर, खुद ड्राइवर करते गाड़ी ले आए अपने पास। इमेजिन, अंदाजा करिए आप। वो पाकिस्तान हैरान हो गया। ये बातें बहुत कम लिखी गई हैं, ये मेरी रेजिमेंटल हिस्ट्री की किताबें, और 100% फैक्ट है कि मेरे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की फौज के कैप्टन पृथ्वी सिंह, जो पैलेस के कमांडर थे, उन्होंने जाके दुश्मन की लीडिंग गाड़ी पर बैठ के ले आए। वो लोगों, अपने बच्चों को पता नहीं लगा, उन्होंने इतना फायर किया उस गाड़ी पर, उनके टायर पंक्चर कर दिए। वो भी अच्छा हुआ, गाड़ी सड़क के सेंटर में खत्म हो गई। और जब बाहर निकले तो अपने ही किसी जवानों ने उसके ऊपर फायर किए, जख्मी भी हो गए मेजर से। और एक ही अफसर थे, वो जख्मी तो आस्ता आस्ता चले गए, एवैक्यूएट हो गए, दूसरे अफसर आ गए। और वो गाड़ी रोकने से उनकी गाड़ियां रुक गई, और जो बाहर निकलता उनके ऊपर हम फायर। वहां जो हमारी एक प्लाटून थी वो इतनी ट्रेंड थी, उसके सूबेदार साहब धुनी चंद थे, उनको तो मैं कहता हूँ परमवीर चक्र मिलना है। कम से कम 100 आदमी तो उन्होंने खुद, 10 आदमी ने मार दिए। और उनके साथ ये बैठे थे नरसिंह देव जम्वाल, ये फिर वहीं रह गए, कैदी हो गए, पाकिस्तान चले गए, 2 साल बाद आए। तो उसका ये हुआ फायदा कि जबरदस्त काशन हो गया पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कि ये, हम तो सोचते थे है नहीं, ये पता नहीं क्या कुछ है, पता नहीं कितनी फौज है, कहाँ से आ गई है, ये किसी ने नहीं बताया। बहुत कम लोग रखे, हमारे पास अकाउंट है पूरा। तो वो शाम तक वहां से निकल नहीं पाए। वो कहता है मैं वहां छुपा हुआ था, मैं और एक हवलदार था खजान सिंह, बस जाके रघु प्रताप पलटन के थे, उसमें एडहॉक चले गए थे। और वो देख रहे थे कि सब कोई रुका हुआ है, बोलते फिर स्टार निकले, तारे निकले, कहीं कहीं फायर हो रहा था। तो वो गाड़ियां तब चलना शुरू हुई है, मतलब दिन तो वेस्ट हो गया, रात को तो ज्यादा मूवमेंट कर नहीं पाएंगे। जब उनको ये हालत दिन में हुई तो रात में आगे पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने, हमारे जो 30 आदमी रह गए, 30-35 उधर हो गए, 30-35 आए, फिर उन्होंने उड़ी में लिया। दूसरे दिन उड़ी में जब पोजीशन लिया तो वहां पर जो टाउन है वो लोअर एरिया है, वहां पोजीशन नहीं हो सकता, पीछे पर थोड़ी ऊंची जगह है, और वहां बहुत एक गहरा नाला है, और उसे नाले के बैंक्स इतने स्टीप हैं कि वहां सड़क नहीं बन सकती 2-3 दिन के लिए। और वो जो पुल था वो उड़ा दिया ब्रिगेडियर साहब। वो पुल का उड़ाना, पहले तो हमें गड़ी ने बचाया, अगर गड़ी नहीं होती तो उड़ी हो नहीं सकती। जब गड़ी हुई तो उड़ी बन गई, जब उड़ी में पुल उड़ गया तो कश्मीर बच गया। बस गड़ी के उड़ी के बाद फिर वो स्लो हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, वो दाएं बाएं पहाड़ों से चलना शुरू किया, और कुछ बाएं से चलते आए, वो कुछ बारामूला में आ गए, कुछ आगे चले गए। मगर रोड ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने 3 दिन, एक दिन
उड़ी, एक दिन मुहरा, तीसरे दिन रामपुर। रामपुर में कम से कम MMG बड़ी जबरदस्त 1000 के आदमी कहते हैं कैजुअलिटी हुई है। हमारे पास पूरे अकाउंट है और पाकिस्तान पर बहुत काशन हो गया। मेन रोड से वो 26 तारीख तक नहीं पहुंच सका। 27 सुबह को उसकी पहली गाड़ी आई है, लेकिन 26 को वो बारामूला बाएं पैदल दाएं बाएं से होके बारामूला 26 को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। और 26-27 की रात 2 बजे ब्रिटिश साहब एम्बुश में वो बंद कर दी थे। उन्होंने सड़क पत्थर डाल दिए, बड़े बड़े दरख्त काट के डाल दिए। ड्राइवर भी जख्मी हो गया था, ब्रिटिश साहब खुद चला रहे थे, उनके यहाँ लगी लो। फिर वो उन्होंने बोला कि आप जाओ, और वो बारामूला के आगे एक सेरी पहाड़ी है, उसके ऊपर थोड़े भी जितने भी आदमी हैं वो पोजीशन ले लो, इंडियन आर्मी के आने तक आपने उनको बारामूला नहीं जाने देना, ये मेरा। तो वो वहीं रहे। उसके बाद उनका पता भी नहीं लगा बाद में। पर जब ये सब कुछ हो गया, ये होते होते 24 को आपको पता है मेनन आए, उन्हें देखा बुरी हालत है, महाराज साहब को बोला आप जम्मू चले जाओ, कोई इंस्ट्रूमेंट पर साइन करने पड़े, ये पड़े, तो फिर वापस गए। फिर उन्होंने अगर कहा 25 को कि अगर वो 25 को भी फौज आ जाती तो 25 को तो अभी उड़ी में ही बैठे हुए थे, और अगर 26 को भी आ जाती तो बारामूला का नुकसान हो ही नहीं सकता था। 26 को तो अभी वो मोहरा में लड़ाई हो रही थी। तो ये माउंटबेटन ने नहीं होने दिया। जब उसने कहा कि 24 का ये हमला 22 का हो गया, ये हो गया, वो कहता है, कौन कहता है हमला हो गया? कोई होंगे रेडर्स, मेरे ख्याल में माउंटबेटन ने नाम दिया रेडर्स का, तो उनको रेडर्स बना दिया। रेडर बनाने का मतलब उसको बिल्कुल हल्का कर दिया दुनिया की नजरों में कि कुछ नहीं हो रहा है, रेडर्स हैं। रेडर कौन होते हैं? हमला किया और चले गए। ये बड़ी बदकिस्मती है, ये सब माउंटबेटन की बदमाशी, और नेहरू को पता नहीं था, और वो रेडर बना दिया। और जब मेनन को भेजा देखने के लिए, बजाय इसके कि कोई फौज मूव करते या एक्सेशन की बात करते, नहीं, पहले देखो क्या मतलब है देखने का। जब मेरचंद महाजन टेलीफोन कर रहा है, शेख अब्दुल्ला वहां बैठा हुआ है नेहरू के पास और बोल रहा है कि फौज भेजो नहीं तो कश्मीर चली जाएगी, फिर माउंटबेटन कहता है नहीं भेज, पहले भेजो मेनन, मानिक शाह भी साथ भेज। क्या मजे की बात। और जब यहां से देखा, टेलीफोन किया, अच्छा ओके। जब 26 को उन्होंने कहा भी भेजो, तो उन्होंने कहा नहीं भेजूंगा, पहले इंस्ट्रूमेंट साइन करो। इंस्ट्रूमेंट साइन करने के लिए एक दिन और लगा, 26 का भी लगा, और 27 को जब किया भी तो कहा कि इसमें प्लेबिसाइट भी हो। तो अब ये तो पूरी गेम प्लान क्लियर है। बदकिस्मती है कि हमारी किताबों में हमारे राइटर्स भी शायद प्रो पाकिस्तानी हैं या प्रो ब्रिटिश हैं, ये बातें बड़ी क्लियर हैं हमारे पास कि ये ब्रिटिश प्लान था, ट्रेचरी थी, और पाकिस्तान आर्मी ने भी ट्रेचरी की, स्टेट फोर्सेस की अपने जवानों ने ट्रेचरी की। इसी तरह की सब जगह कहानी है। अगर मैं स्कर्दू की बताऊं, मीरपुर की बताऊं, नौशहरा की बताओ, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। ये मैं इतना ही बता सकता हूँ। इस समय में क्या टाइम हुआ अभी? 7:20। हाँ, मेरे ख्याल में वक्त के प्रॉब्लम होगा इस वक्त में। मैं यही कहूँगा, बहुत कहने को तो बहुत कुछ है, पर इस 100 जवानों ने रियासत को बचा लिया। मगर अंग्रेज भी कामयाब हो गए तो पाकिस्तान भी कामयाब हो गया। जहां उनका कुछ नहीं बनता था, उन्हें मुजफ्फराबाद से लेकर के पुंछ का कुछ हिस्सा, मीरपुर, कोटली, भिम्बर तक ले लिया। और फिर वो कभी फिर कहानी सुनाऊंगा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी गिलगित कैसे ले लिया उन्होंने। और स्कर्दू के जो बहादुरी, हमारे थापा साहब ने जो महावीर चक्र दिया है और क्या कुर्बानियां दी हैं, वो तो एक एक कहानी सारागढ़ी या वो
ग्रीक बैटल से कम नहीं है। सिर्फ ये है कि डोगरों की कहानियां हम लिखते नहीं हैं, और जो लिखने वाले हैं दे आर नॉट वेरी कंसिडरेट, और आई वोंट से काइंड, बट कंसिडरेट भी नहीं है। सभी हमारी हिस्ट्री की हिस्ट्री बना दी है, सब गलत लिख दिया है, और हम इतना ध्यान नहीं देते। मेरी बड़ी खुशी की बात है कि कुछ अभी डोगरा हमारे आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ भी बाहर भी कुछ लोगों को बता रहे हैं असलियत क्या है, तो ये भी उसका एक चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेजर जनरल गोवर्धन सर जी। आपने जो आज हिस्ट्री शेयर की है हमारे साथ, ये एक आई थिंक आई ओपनिंग है सभी के लिए, और खासकर यंग जनरेशन के लिए, जिन्होंने, जैसा आपने कहा, ये लिखी नहीं गई है तो पढ़ा ही किसी ने नहीं है। हम जैसे काफी होंगे यहाँ पर जिनको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, एंड हम सब होप करेंगे कि सर आप फिर से हमें टाइम दें और आगे के बारे में भी बताएं। जैसा आपने कहा ये गिलगित कैसे गया, स्कर्दू में जो कुर्बानियां दी गई हैं, उस पर भी हम बात करें। मैं पहले ब्रिगेडियर विजय सागर सर हैंड रेस करें दे, ही वांट्स टू से समथिंग, तो सर आई विल टेक द प्रिविलेज कि मैं उनको इनवाइट करूं और वो जो कहना चाहते हैं वो बात कर सकें। सर प्लीज। ओके, थैंक यू विक्रांत। जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल सर, एज ए डोगरा मैं तुसें हत्थ जोड़ना सर, तुसें एक बड़ा चंगा काम कीता सर। ते बाकी मैं दसना चाहना सर कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ था। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ I mean you gave a very lucid account of everything, and I'm sure everybody is delighted to listen to your facts and figures. पर यहाँ एक एनालिटिक बात जो मेरे दिमाग में आई है, I would request, मैं आपके सामने वो उसको रखूंगा थोड़ा as a I mean submit it before you, maybe if you can throw some light on that. Sir, जब ये stand still agreement हो चुका था, and I clearly remember listening to my elders, like मेरे को एक दिन बताया गया कि जो अपना मोती बाजार डाकखाना है जम्मू का, वहां पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था before the accession was signed. So I asked a lot of questions. I said, how could पाकिस्तान का झंडा आ गया 15th August के बाद यहाँ पे? तो मुझे बताया गया कि because of the standstill agreement, and standstill agreement involved that all the supplies, all the services, communications, they were all from Pakistan and were being done by the Pakistan government. तो पहला सवाल ये आता था कि अगर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास सारा कुछ ऑलरेडी हमने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के टाइम दे दिया, जो हमारे सारे लिंक्स थे वो सारे वाया पाकिस्तान थे, दैट इज द पाकिस्तानी पंजाब, और ये हमारा जो लखनपुर जम्मू वाली रोड है, इट वाज अ ट्रैक, कार ट्रैक व्हिच वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। तो फिर पाकिस्तान को क्या जरूरत थी अटैक करने की? तो दैट पॉइंट गेट्स क्लैरिफाइड बिकॉज इट्स अ ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी एंड दैट वाज डन। बट माय पॉइंट इज सर, जब वो पाकिस्तानियों के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट हुआ और पाकिस्तानियों ने कोर्स किया, आपकी सारी सप्लाईज, आपका पेट्रोल, आपका खाना पीना, रसद, कम्युनिकेशन, उन्होंने एक दिन स्नैप कर दिए थे टू पुट प्रेशर ऑन महाराजा। वंस दैट हैपेंड सर, उस वक्त जो महाराजा थे या उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे या बाद में शायद मेहरचंद महाजन थे या इवन फॉर दैट मैटर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, आपने हमें 4 ब्रिगेड्स की लोकेशंस बताई हैं जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस की। तो उस वक्त ये चीज की अप्रिसिएशन क्यों नहीं करी गई कि पाकिस्तान हमारे ऊपर, एक्सक्यूज मी, उस वक्त सर ये अप्रिसिएशन होनी चाहिए थी कि इन केस पाकिस्तान अटैक्स, तो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी एट दैट टाइम, बिकॉज दैट इज द वे वी मिलिट्री माइंड थिंक्स। तो ये चीज मिस कैसे हो गई कि हमने बोला कि नहीं, और 4 सितंबर को जब उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया तो वी हैड नो आंसर टू द क्वेश्चन सर। तो इसके ऊपर थोड़ी सी अदर इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट, what was the strategy, what were the planners doing in J&K state at that time? Actually with hindsight, जैसे वो हरवंश भी कहते हैं कि हम जब सोचते हैं तो उस वक्त की सोच रखनी चाहिए, मगर हमें हाइंडसाइट की, अब तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। अभी मैं भी बहुत बार सोचा है ये सब कुछ अवॉइड हो सकता था। हम कहीं पता होता है सर, तो पटियाला मारा ऐसे कह के एक पलटन या
जम्मू के डोगरे 200-400 आदमी अगर हम एक एक राइफल लेके 2 गाड़ियां भर के अब मुजफ्फराबाद गढ़ी में छोड़ देते तो होना ही कुछ नहीं। मगर वो उस वक्त ऐसा था कि जो स्कॉट की प्लानिंग थी या ग्रुप थी या सब कुछ था कि हमला नहीं होना है पाकिस्तान से, और अंग्रेजों ने भी शायद शोर करवाया होगा कि हमला नहीं होने देंगे, क्योंकि यही तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी उनकी। अगर हमें पता थोड़ा थोड़ा पता था कि अटैक होने वाला है, कुछ हो जाए, मगर ये नहीं था कि इतना बड़ा 20,000, 10,000 मुजफ्फराबाद के लिए, 10,000 मीरपुर के लिए। और उसकी भी बड़ी बहुत बड़ी कहानी है, पुंछ की अपनी कहानी है। ये तो एक किताब एक जगह पर लिखी जा सकती है। मगर यू आर राइट, बहुत सी बातें हो सकती। आज के मैं सोचता हूँ कि मैं ही अगर उधर होता, अभी इसके तो बड़ा मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आ गई है। इतना विश्वास भी क्यों? Why not the company should have been changed and sent back and the other company come even quietly एक दिन पहले नहीं करा? इतना विश्वास भी हद होगी। और कहीं जम्मू के 1000 आदमी, 500 आदमी कहीं गाड़ियों में डाल के वॉलंटियर ले जाते, वो भी नहीं निकलने देते थे। मतलब गड़ी में अगर 200 आदमी वो होता तो क्या 3 दिन नहीं निकल देते, तब तक सब नक्शा बदल जाता। यू आर राइट, बहुत कुछ हो सकता था। अब भी हम सोचते हैं, पर ऐसा लगता है कि वो मेन अटैक किसी ना तरीके से समझ से नहीं होगा। जैसे आपको मालूम है वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों के ऊपर हमला कर देता जर्मनी, तो जर्मनी जीत जाता, वर्ल्ड वॉर 2 बहुत जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन वो सोचता रहा वो पता नहीं क्या था, लंदन पर यूके पर हमला नहीं किया, हार गया लड़ाई। तो यही बात मैं समझता हूँ कि हो सकता था, और भी बहुत सी बातें हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं। वो ट्रुप्स नहीं बदले, रिइंफोर्समेंट नहीं भेजी, मगर उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ, फिर भी पाकिस्तान को हमने पूरा कामयाब नहीं, वो बात ठीक है सर। माय पॉइंट इज आप उस वक्त सर्विस में थे, तो यू आर इन द नो ऑफ थिंग्स, आई मीन राइट इन द मिडल ऑफ द थिंग्स। मेरा सवाल सिर्फ यही था कि पहला जब पॉइंटर मिला है कि उसने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट में क्वेश्चन करने की कोशिश की है बाय चोकिंग द सप्लाईज, बाय कटिंग द कम्युनिकेशंस, एंड सेकंड वन जब लॉर्ड माउंटबेटन आया है और महाराजा हरि सिंह ने उसको मिलने से इनकार किया है थर्ड डे को, व्हेन दे मेड दैट फ्लिमजी एक्सक्यूज कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो दैट वाज इनफ अ रीजन फॉर द थिंक टैंक इन जे&के स्टेट फोर्सेस का जो भी जो वजीर थे या प्राइम मिनिस्टर थे या जो भी थिंक टैंक्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, उनके दिमाग में ये बात उस वक्त आनी चाहिए थी सर। तो अगर ये नहीं आई तो क्यों नहीं आई? मतलब दैट वाज द क्वेश्चन आई वाज ट्राइंग टू एनालाइज सर। नहीं आया तो बहुत कुछ था, और ट्राई भी की, पर ट्रुप्स नहीं थे, मीन्स नहीं थे। दे सेंट एन ऑफिसर, कर्नल भगवान सिंह, जो हमारे मेजर ब्रह्म सिंह जिन्होंने हिस्ट्री किताब लिखी है, पीएचडी उनके फादर थे। मेरी पीएचडी का गाइड है सर, वो मेरी पीएचडी का वो गाइड है सर। उनके फादर, उन्होंने किताब भी बहुत अच्छा लिखा और एक एक लफ्ज सच्चाई से लिखा है। दे वेंट टू दिल्ली, सेड कि हमें 2 अगर एयरक्राफ्ट आप भेज दो, हम मांग रहे हैं, और गन्ने भेज दो 2 बैटरी की, और इतना अम्यूनिशन दे दो, लिखा हुआ है 20,000 अम्यूनिशन दे दो, वो भी नहीं दिया। वो वेल इन टाइम गए। क्या करते आप, कहाँ जाते? रिसोर्सेज तो इंडिया से ही ले सकते थे, चाइना तो जा नहीं सकते थे, पाकिस्तान ने तो देने नहीं थे। अंग्रेज और इंडिया बात नहीं करता था, नेहरू जी तो बात ही नहीं करते थे। वो जब ये कुछ सब कुछ हो गया, उनको पता ही कुछ नहीं लग रहा था, और फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं, पहले शेख को छोड़ो, उसको पहले प्राइम मिनिस्टर बनाओ, फिर बात करें। कहाँ जाते वो? हमारे हरि सिंह के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। यही अल्टरनेटिव था कि अंदर वहां से भी सारे लोग, जो 100 आदमी मुश्किल से कॉम्बेटेंट टाइप, अभी म्यूल के ड्राइवरों को तो थोड़ा वहां तो उन्होंने म्यूल भी संभालनी थी, अगर उनको गिने तो ड्राइवर होंगे, म्यूल के होंगे वगैरह, कुक होंगे, पर कई कुक भी ले गए, वो 100 आदमी मिले उनको।
अगर वहीं 500 आदमी होते तो गली से आगे आने ही नहीं देते वो सर भी एक अभी वो आपने इतने बोला बहुत आपने हाइंडसाइट की बात करी है और आपने बोला शायद महाराजा पटियाला से हम फोर्सेस मंगा सकते थे, इंडियन आर्मी अगर नहीं भी आई है। बट सर एक बड़ा जबरदस्त इल्जाम लगता है पाकिस्तानी ऑथर्स की तरफ से, और इवन एलिस्टर लैम की जो किताब है जो इंडिया में बैंड है, वो मेरे पास उसकी कॉपी है सर, उसमें भी उसने भी लिखा है कि इंडिया ने झूठ बोला है कि हमारी फोर्सेस 26 को लैंड करी हैं। जो आर्टिलरी वाली यूनिट थी वो महाराजा पटियाला की थी, और वो आर्टिलरी की यूनिट अगर 15 अगस्त को इंडियन आर्मी में सारी स्टेट फोर्सेस मर्ज कर गई हैं सब स्टेट्स की, तो टेक्निकली स्पीकिंग दैट यूनिट वाज ऑफ इंडियन आर्मी एंड नॉट ऑफ महाराजा पटियाला। तो ये एक इल्जाम हम पे लगता है सर। तो आपने जब बोला कि हम मंगा सकते थे, तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में महाराजा हरि सिंह ने वो जो आर्टिलरी बैटरी थी वो मंगाई हुई थी सर। तो उस केस में और भी तो बोली जा सकती थी सर। हाँ उन्होंने किया, और ये तो मेरे ख्याल में 1 to 1 किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नहीं किया था ये। एब्सोल्युटली सर। 15 अगस्त से वो मिल गई, ये तो पर्सनल लेवल पर। मैं सोचता हूँ अगर मैं उस वक्त कहीं एडीसी भी होता आज के हाइंड साइड से, तो मैं कहता सर एक पलटन और मंगा लो पटियाला की, बस मामला खत्म हो जाता। पर ये यू आर राइट, यू आर टोटली राइट। कुछ वो दैट टेक्टिकल थिंकिंग कमजोर थी। आई टोटली एग्री, समथिंग कुड हैव बीन डन। हमारे एक्सर्विसमेंट बहुत थे, हालांकि वो 10-11 जीपी कंपनीज बनाई, जफराबाद में भी थी, उन्होंने बड़ा बचाया है। लेकिन जब ऐसा पता लग रहा था कि पाकिस्तान ये करता है, तो कम से कम 2 कंपनी और बना के हम कहीं मुजफ्फराबाद के गड़ी में छोड़ देते तो क्या करता बात? कुछ नहीं करता, कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं कुछ और तरीका बनाया होता था। अंग्रेज लोग तो उनकी प्लान थी कि इतनी कश्मीर देनी है। ये है, आपको पता है कि क्यों रोक दिया मुजफ्फराबाद, उसके कोठी के पास क्यों रोक दिया? इतना देना था रकम, मुजफ्फराबाद देना था। 50 ब्रिगेड नौशहरा बैठा हुआ है। 25 नवंबर को कोटली मीरपुर फाल हुए, 25 नवंबर को इंडियन आर्मी कंट्रोल 26 अक्टूबर को ले लिया। What did Indian Army do from 26 October to 25 November? Why could we not save Kotli, Mirpur, Bambar with a brigade, 50 brigade sitting there at Nashara, only 30 kilometers from Rawalpindi? And they were telling me, वो कह रहा है मजरवी कमांडेंट चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, राय बुचर को कहता है और फील्ड मार्शल आखने को, आप क्या कर रहे हो, ब्रिगेड रोकते क्यों नहीं नौशहरे में? मैं तो सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया, मेरा पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर एक का पुश है। तो ये हालत थी, ये कोई अजीब सी लड़ाई हुई है। एंड आई एम वेरी सॉरी कि हमारे कमांड आर्मी मिलिट्री सिविल दे वर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ वॉर एट ऑल। इसलिए ये मारे। तो ये इनको क्यों पता नहीं था कि पाकिस्तान ये काम कर रहा है, अंग्रेज काम करवाएंगे? अगर नहीं ओपनली करते तो कम से कम किसी को भेज के कोई अंदर तरीके से बोलते कि कुछ नहीं। उनका हमारे पास तो डेमोलिशन सेट नहीं था ब्रिजेस उड़ाने के लिए। वो मांगे थे, आदमी भेजा दिल्ली कि हमें मुजफ्फराबाद का ब्रिज उड़ जाता, होना ही कुछ नहीं था, नहीं भेजा दिल्ली ने। आई थिंक दिल्ली हैड गिवन कश्मीर टू पाकिस्तान एंड दे डिडंट वांट टू गेट इट। मेरा तो ये मानना पड़ता। ये तो बहादुरी है रेजिमेंट की, इन जवानों की, भूखे बिना अम्युनिशन के, कुछ नहीं था, फिर भी इतना टाइम दे गए कि इंडियन आर्मी वो एक दिन भी पहले छोड़ देते तो वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते। 27 को एयरपोर्ट वाज सेफ बिकॉज ऑफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, because he was still lying, even his dead body was till 27th morning on the road. कोई गाड़ी नहीं निकली। अभी ये बच्ची जो बच्ची बोलते रहे, अभी हमारा और आपका ये काम है, ये कि डोगरास पर बहुत बड़ा ब्लेमिश लगाया हुआ है सब ने मिल। ये हमें असलियत बाहर निकालनी है। आप पढ़े लिखे लोग हो, बड़े अच्छे सेमिनार करते हो,
ये लिखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए असलियत क्या है। हमारी जनरेशन को पता नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ पता नहीं है, एजुकेशन में नहीं पता है, करिकुलर में किताब ही कोई नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और दीज आर द फैक्ट्स। इससे डिमोरलाइज नहीं होती आपके ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया, हालांकि उन्होंने कमाल किया हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ब्रिगेडियर विजय सागर जी, आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। एंड गोवर्धन सर ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट फिर से बोला है कि इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस न्यू जनरेशन कि आई थिंक परहैप्स ये करिकुलम में भी ये हमारी हिस्ट्री ऐड होनी चाहिए। हमारा जो एक वैलर है डोगरा फोर्सेस का, वो जो मिसिंग है उसको फिर से रिवाइव करना, उसको डॉक्यूमेंट तो काफी लोग कर रहे हैं, बट उसको एक डे टू डे लाइफ में लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे जो करंट जनरेशन और आने वाली जनरेशन है वो भी इससे परिचित हो, इसको याद रखे और इससे प्राउड हो कि हम किस हिस्ट्री को कैरी कर कर आ रहे हैं। इसको सिर्फ एक थोड़ा सा एक लिमिटेड नॉलेज को ना रखें, एक फुल हिस्ट्री होना, एक फुल नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बिफोर वी रैप अप, मैं एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे, आई डोंट नो अगर वो अभी भी सुन रहे हैं, अजय श्री सिंह समव्याल जी हैं, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ काफी देर से। जी सर, आई वुड लाइक हिम टू कम ऑन एंड अपना क्वेश्चन पुट अप करें। अजय जी, अगर आप कैमरा भी ऑन कर सके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गोवर्धन सर एंड हरबंस सर। सर आई एम अजय श्री सिंह समव्याल। सर मैं पीएचडी कर रहा हूँ सर, मिलिट्री हिस्ट्री पे ही कर रहा हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो सर मुझे आपसे एक सर सवाल पूछना था कि जैसे सर पुंछ में जो रिवोल्ट हुआ था मुस्लिम्स का, जो सोल्जर्स का था, तो कहा जाता है कि जो सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया जो स्टेट फोर्सेस के थे पुंछ में, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद सर जो बहुत सी बटालियंस उनको डिस्बैंड कर दिया गया था, तो उनमें एक गुस्सा था, तो उन्होंने जो पाकिस्तान के जो उनके जो पॉलिसीज उनको सपोर्ट किया था, रिवोल्ट किया। तो वैसे ही सर अपने जो डोगरा भी कुछ फोर्सेज होंगे बहुत सारे जिनको डिस्बैंड कर दिया गया होगा, क्योंकि उसके बाद यूटिलिटी इतनी थी नहीं, क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर बहुत आता है। क्या सर जो डोगरा से जिनको क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो फोर्सेस थी वो अगस्त 15 से पहले ही इतनी स्ट्रेच हो चुकी थी, आपकी गिलगित से लेकर लद्दाख से लेकर मुजफ्फराबाद हर जगह, तो जो सर डिस्बैंडेड थे जो डोगरा सोल्जर थे, जो हिंदू सोल्जर थे, डोगरास कहते हैं उनको, तो उनको सर फिर से रीआर्म करने की कोशिश की गई थी या नहीं की गई थी, या एम्युनिशन शॉर्टेज था इसलिए नहीं किया गया? सॉरी अजय जी, आई थिंक गोवर्धन सर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। आई कांट सी हिम इन द लिस्ट। तो आपका क्वेश्चन जो है, लेट्स सी अगर सर फिर से रिकनेक्ट करते हैं। या विक्रांत, कैन आई स्पीक टू अजय? जी 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 सर, जी बिल्कुल। अजय, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आल्सो पीएचडी इन द सेम सब्जेक्ट। ओके, एंड एक बार नहीं 2 बार, पहली बार जेएनयू से, सेकंड राजस्थान यूनिवर्सिटी से। एंड ये जो सवाल आपने पूछा है बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आई वुड लाइक अगर जवाल वापस आते हैं, बिकॉज ही इज माई गुरु ऑल्सो। मेरी उनसे जब जम्मू में मैं आता हूँ तो हमारी डिस्कशन 6 से 8 घंटे इन्हीं बातों पे होती है। तो मे बी आई हैव गिवन यू माय नंबर ऑन माय चैट, आप उसको नोट कर लीजिए, एंड इफ यू कनेक्ट विद मी आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन योर स्टडीज। एंड बाकी समव्याल साहब हैं, ये चंडीगढ़ में रहते हैं शायद, पंचकुला में, और मैं इनको एक दिन मिलने भी गया था। सर, मिस सिंधु शर्मा इज माय स्कूल टीचर, वो आपके घर लेके गई थी मेरे को। सर आपका माइक म्यूट है। सर म्यूट करिए, अनम्यूट योर माइक सर। सर अपना माइक अनम्यूट करिए सर। समव्याल सर, माइक अनम्यूट करिए। यस सर। I came to know just now. Good evening. यस सर, यस सर। मुझे भी मैम ने अभी शाम को 6 बजे ही बोला था कि क्योंकि मैंने उनको भेजा था, रिकॉर्डिंग भेजी थी इस प्रोग्राम की, मैं अपने सोशल मीडिया पे शेयर करी थी, तो उन्होंने वो देखी, तो उन्होंने बोला ये तो मेरे घर के पास रहते हैं, और इन्हीं के घर में मैं उस दिन लेके गई थी नवंबर के महीने में, जो आप मिले घर में थे नहीं। Brigadier Vijay Sharma was a very close friend of mine. Yes, yes, sir, yes, sir. And I valued his opinion Absolutely, and conversation very much. And my first book on Maharaja Hari Singh, I think he was the first person
to listen out patiently to what I had to say. Otherwise, Exactly, sir. people are used to dismissing Dogras and Maharaja Hari Singh summarily. So I Yes, was sir, yes, grateful to him. He made the maps also for me. He was very kind enough to draw all the maps. And sir, ma'am is my mentor, sir. हम लोग 10 साल के बच्चे थे I've just come to know. and we were in boarding school. She is my mentor, sir. Yeah. अगर मैं आज अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो उन्होंने सिखाई है, sir. No, she's very good teacher. I know that. Sir, Very demanding one, and demanding one at that. Sir, I think Jal Jamal is back. अजय जी, आप अपना जरा सवाल दोबारा करिए. जी. जल साहब वापस आ गए. जल जमाल से बात करिए. गुड इवनिंग सर. सर मैं अजय श्री सिंह संब्याल हूँ सर. मैं सर पीएचडी कर रहा हूँ, मिलिट्री हिस्ट्री में कर रहा हूँ एक्चुअली सर, जम्मू यूनिवर्सिटी से ही, JNK की. जी सर, आपसे सर पहले मिलना था सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस आ गया तो आपसे इस साल मुलाकात नहीं हो पाई. थोड़ा सर कंडीशन इंप्रूव होते हैं आपसे मिलेंगे. सर आपसे एक क्वेश्चन था सर रिलेटेड की, जैसे मैंने जो पुंछ का जो रिवोल्ट किया था, जो मुस्लिम थे पुंछ में रिवोल्ट हुआ था, तो उसके लिए कहते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 में हमने रिक्रूटमेंट होती थी, हैवी रिक्रूटमेंट की जाती थी क्योंकि जरूरत थी सोल्जर्स की, और JNK से जैसे पुंछ से वो मुस्लिम थे वो रिक्रूट किए जाते थे, तो कहते थे कि क्योंकि उनको डिस्बैंड कर दिया गया था, बहुत सारे पुंछी जो मुस्लिम थे सोल्जर्स थे उनको डिस्बैंड कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी उनको सपोर्ट किया तो रिवोल्ट किया. सर उसी तरीके से सर जो डोगरा थे, जो हिंदू थे, उनको भी रिक्रूट किया गया होगा और उनको भी डिस्बैंड किया गया होगा क्योंकि उनके बाद उनकी जरूरत नहीं होगी इतनी. तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हिंदू डोगरा थे जिनको रिक्रूट किया था, डिसबैंड किया था, क्योंकि सर हमारा ऑलरेडी इतना स्ट्रेच हो चुकी थी फोर्सेस, आपके गिलगित से लेकर आपका मुजफ्फराबाद, आपका नौशहरा, तो जो डिसबैंडेड थे सर उनको रीआर्म करने की कोशिश, रीआर्म किया गया था. अगर नहीं किया गया था तो क्या एम्यूनिशन शॉर्टेज उसकी रीजन था, क्या था सर? बहुत अच्छा सवाल है, और हमने तो बहुत ये बड़े बड़े सेमिनार में बहुत बार डिस्कस किया है, और हरबंस सिंह जी भी अच्छी तरह जानते होंगे ये, क्योंकि ये बड़ा एक गहरा सवाल है. एक दफा ये भी हमें पता लगा कि जब पाकिस्तान या अंग्रेज प्लानिंग कर रहे थे कि अटैक कहाँ किया जाए, जम्मू पर किया जाए सियालकोट से, या श्रीनगर में किया जाए मुजफ्फराबाद से, तो उन्होंने हर बात के लिए बड़ी अप्रिसिएशन होती है, सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, विंटर, बर्फ, पानी, सड़कें, एक्शन रिएक्शन. तो एक जगह हमें इंफॉर्मेशन मिली, क्या होता था महाराज हरि सिंह के टाइम आर्मी के अफसर सिविल में जाते थे, DC का काम करते थे, और वो फिर वापस आ जाते थे. एक मुस्लिम अफसर थे, वो रहे थे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जम्मू में. उनको पूछा गया कि अगर हम सियालकोट से जम्मू पर अटैक करें, 14 मील तो है कुल, एक ही धक्के में जम्मू ले लिया, कश्मीर अपने आप हमारे पास आ जाएगा. उसने क्या जवाब दिया मुस्लिम अफसर ने कि हम इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी, मेरे पास है, पर मैं इतना वेरीफाई नहीं हम कर पाए. वो कहता है कि जम्मू के या सांबा के, कठुआ के रिकॉर्ड के मुताबिक 40,000 वेपन हैं जम्मू डोगरों के पास, चाहे वो देसी बंदूकें हैं, कुछ हैं, 40,000 हैं. तुमने अगर सियालकोट से कोशिश की बढ़ने की तो वो 40,000 डोगरे खुद ब खुद आ जाएंगे इधर. और क्या पाली उस गर्मी, तुम आए तो साले वो श्रीनगर दिल्ली पहुंचेंगे, और क्या नाम जम्मू तक पहुंचेंगे. तो मैंने सुना है इसका भी प्रभाव पड़ता है जब ये हम डिस्कशन करते हैं कौन से फैक्टर्स प्लान बनाने में. तो दूसरा था कि यहाँ वो सोचा कि हर मिनट के बाद लोग लड़ेंगे, और उधर कोई नहीं लड़ता. पूरा जितना भी 120-30 किलोमीटर एरिया था मुजफ्फराबाद से लेकर बारामूला तक, कोई रेजिस्टेंस सिविल से तो होनी नहीं थी, आर्मी है थी नहीं, वो आगे उन्होंने भगा दी थी. दूसरी बात रही कि सिविलियंस ट्रेंड एक्सप्रेशनल. I think there's a problem with audio. Let's see if sir reconnects. Yeah, I think there's a problem with the audio of Jal Jamal. Yes, audio is not audio. Sir, unmute करिए सर आप अपने आप को प्लीज.
जमाल सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, तो पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक है, 60,000 एक्स सर्विसमैन थे रिसेंटली डिमोबिलाइज, एब्सोल्युटली फिट, किसी की 5 साल नौकरी थी, 6 साल नौकरी थी। इसी तरह हमारे पास भी थे, वो हमने जीपीसी में ले लिए थे, पर मेरा ख्याल है और भी लिए जा सकते थे, और भी लिए जा सकते थे। वो फिर हम कमजोरी भी मानते हैं, जैसे विजय ने कहा बहुत सी बातें हो सकती थी और शायद उन्होंने सोचा कि हम कर लेंगे। वो 4 जैक ने गड़बड़ हो गई, अगर वो 4 जैक नहीं अगर वो होने देती कुछ वहां, तो कुछ होना ही नहीं था। वो अपने उनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, ये बात सर ठीक है। अगर हम डिसबैंडेड सोल्जर्स को अगर रियाम भी करते हैं, जो वर्ल्ड वॉर यूनिट 2 में पार्टिसिपेट किया, जो डोगरा सोल्जर थे, तो तभी भी सर जो मिलिट्री जो स्टैंडर्ड राइफल थी उसकी भी तो कमी थी। तो अगर उनको वापस करते तो क्या वो उनके लिए अम्यूनिशन और वो राइफल्स अवेलेबल होती मिलिट्री स्टैंडर्ड की, सिविलियन स्टैंडर्ड की नहीं? मिलिट्री जो थे वो तो बहुत अच्छे थे, ट्रेंड थे, उनके पास वेपन भी थे, एमनिशन नहीं रहा। फिर तो बाद में तो सप्लाई, जब लड़ाई हो तो सप्लाई चलती रहती है, सप्लाई तो बंद हो गई क्योंकि ये एक सिविल वार भी थी, चल रही थी साथ ही। पूरे सिविल पाकिस्तान के मुस्लिम हमारे बाहर से हमले ही हमले कर रहे हैं, हमारा बड़ा नुकसान। पता है 12,000 में 2,000 आदमी हमारे मारे गए, 12,000 में, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 12,000 फौज थी हमारी सारी रियासत को बचाने वाली। इसी किताब में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में 1990 मारे गए, लिखा हुआ है इसमें। एसएन धर्मपाल के कुल 1,000 आदमी मारे गए पूरे साल में। तो इतनी कुर्बानी दी है हमारे सब डोगरे से ही है। तो अभी तो पीछे हाइंडसाइट के साथ बहुत सी बातें निकलती हैं। अगर दोबारा ऐसी लड़ाई करने का मौका मिला तो हम शायद ये बातें याद रखेंगे, मगर सर वो अब तो न्यूक्लियर वॉर ही होगी सर, अब तो न्यूक्लियर वॉर ही होगी नेक्स्ट टाइम होगी। हाँ, कुछ ना कुछ बदलता तो रहता है ना कि हर लड़ाई में नई लड़ाई आती है, नई चीजें आती हैं, नए टेक्टिक्स आते हैं। कुछ बेसिक्स तो ठीक रहते ही है ना। वो रिजर्व क्रिएट करने चाहिए, इसमें एक नुकसान कि अगर रिजर्व क्रिएट नहीं हो गए, कुछ ना कुछ रिजर्व रखने चाहिए। ये बड़ा एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर है कि रिजर्व फौरन करने चाहिए, खास में जरूर कुछ रखना चाहिए, वो नहीं रहा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अरविंद सर, आप शायद कुछ कहना चाहते थे। यस, एक छोटी सी बात अजय श्री के सवाल के संदर्भ में। अगर मैंने कर्नल भगवान सिंह की किताब को ठीक पढ़ा है तो जो है मैंने ये समझा है कि महाराजा उस समय भी एक माउंटेन बटालियन जो है वो खड़ी करना चाहते थे, और कर्नल भगवान सिंह को जब दिल्ली भेजा था तो उसका एक मकसद यही था कि वो सारा जो है वॉर मटीरियल जो है, अगर फौज नहीं भेज सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो स्टेट को दे दी जाए। गन्स भी चाहिए थी, पूरी वो लिस्ट थी, उसका पर्पस ही ये था। और बिल्कुल वाजिब सवाल कि शॉर्टेज थी इसीलिए और मांगे थे। आदमी थे वो यूज कर सकते थे, कम से कम जो है जम्मू से लेके कठुआ तक के बॉर्डर पर जो रेड्स होते थे उनको रोका जा सकता था, और थोड़ी जो है ट्रेनिंग के साथ जो है उनको डिप्लॉय भी किया जा सकता था किसी बॉर्डर पर। तो ये जो है कोशिश नाकामयाब रही, वो अलग बात है। ओके ओके हरबंस जी सर, एक और बात सोचने वाली भी है कि अंग्रेजों ने दोनों बैटरी 45 में जब वार खत्म हुई तो वो अब ट्रांसफर कर ली। क्या नहीं समझते कि उन्होंने 2 साल पहले सोचा था कि ये होना है, और 600 आदमी गिलगित में 600 आदमी डिसबैंड नहीं किए। तो 2 साल उनको तनख्वाह देते रहे, पाल के रखा, क्योंकि वो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ इस्तेमाल करने हैं। सर प्लानिंग तो उनकी जबरदस्त थी पहले से ही,
एंड दैट इज व्हाई अगर आपको याद हो तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का जो पहला ड्राफ्ट बना था उसमें हमारी इंडिपेंडेंस 47 में नहीं 48 में आनी थी सर. इट वाज प्री प्लान्ड and that commission is what is that Radcliffe commission, उसको हरी तरीके से भेजा गया था कि भाई तुमने 3 महीने में अपना काम खत्म करके डिमार्केशन करके वापस आना है. तो आई थिंक दिस वाज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 का सोचना शुरू कर दिया था एंड दैट इज व्हाई द प्रीपोनेंटेड के इंडिया को कहीं और आइडियाज ना आ जाएं. इनको 1 साल पहले ये दे दो, ये खुश हो जाए इंडिपेंडेंस के साथ और हमारा जो प्लान है वो चलता रहे आगे. Maybe that was the reason. Absolutely correct. अभी इसको आप दबाओ ना, असलियत निकालो ना बाहर, सब लोगों को पता लगना चाहिए. कर रहे हैं सर. That is the aim of all these Absolutely. हमारे साथ बड़ी बेइंसाफी भी हुई है. सर मैं आपको सर बात करना चाहता हूँ सर. अब क्योंकि मेरा सर मिलिट्री पे रिसर्च है, तो पहले मेरे को लोग कहते भी थे कि क्या कर रहे हैं मिलिट्री पे, कोई और टॉपिक देखो, सोशल टॉपिक देखो, कोई और देखो, मिलिट्री का क्या मिलेगा फायदा. सर हमारे यूनिवर्सिटी में मेरे जो साथ में ही पढ़ते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, हिस्ट्री के हैं, उनको ये नहीं पता कि सर हमारे जो स्टेट फोर्सेज हैं बहुत सारों को कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट भी किया हुआ है. वो हैरान हो जाते हैं कि हाँ ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी हुआ है. नहीं यार गलत कह रहे हो आप. मैं उनको फिर समझाता हूँ कि ये हिस्ट्री है. ईस्ट अफ्रीका गए, इजिप्ट गए, पैलेस्तीन गए, उनको 3 मूर्तियां का उसका जो पार्क है उसके बारे में बताता हूँ. वो म्यांमार के बारे में हैरान हो जाते हैं. तो सर इतनी इग्नोरेंस है, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है. क्योंकि मुझे रिसर्च में 3-4 साल हो गए, तो मुझे तो कोई शौक लग जाता है कि हमारे जो अपने जम्मू के उनको पता ही नहीं है मिलिट्री की हमारी क्या हमारी रिच हिस्ट्री रही है. अब हमारी जैसे हमारी स्टेट फोर्सेस ओनली स्टेट फोर्सेस थे जिनको इंडियन आर्मी में एज अ फुल रेजिमेंट जिनको इंक्लूड किया गया. बाकी उनको कुछ उनकी बैटरीज इंक्लूड की, हमारी पूरी फुल एज अ रेजिमेंट गई है जम्मू कश्मीर अभी हमारी स्टेट फोर्सेस. तो किसी हमारे बच्चों को फैक्ट्स ही नहीं है. हैरान हो जाते हैं कि भाई ऐसा कुछ है, हमें कहीं बताया नहीं गया, कुछ पता नहीं चला. तो सर थोड़ा इग्नोरेंस तो बहुत है सर. ये बाय डिजाइन है. ये गवर्नमेंट ने किया है. स्टेट की गवर्नमेंट ने सब निशान मिटा दिए, सेंटर को भगा दिया बाहर, और हमारा कुछ रहा ही नहीं. JKLI का नई रेजिमेंट बना के सेंटर श्रीनगर में रखा है. अब लद्दाख का सेंटर भी वहां बन गया. डोगरे जिन्होंने ये रियासत बनाई, उनके जो सेंटर था उनको पहले ग्वालियर भेजा, फिर वहां से जबलपुर भेजा, फिर वहां से और कहीं साउथ में भेज रहे थे. पता नहीं कैसे अटक गया, वो वहां पर अटका हुआ है. और आप हैरान होंगे कि जैसे ही ये लड़ाई खत्म हुई तो ये पलटनें बाहर निकलने लगी. 3 पलटनें डिसबैंड कर दी. 5 नंबर जिन्होंने जम्मू बचाया, 5 नंबर जिन्होंने जम्मू बचाया, 8 नंबर जिसने पुंछ बचाया, 6 नंबर जिन्होंने सारी तबाह हो गई, मर गए उधर लद्दाख गिलगित, उधर तीनों पलटनें डिसबैंड कर दी. और फिर जब चाइना ने मारा तो वो तीनों फटाफट रेज कर दी. मतलब डोगरों को वो तीनों डोगरा पलटनें थी, क्योंकि डोगरों को खत्म करने का आइडिया था. ये आप लोग समझते ही नहीं. तो ये हमारा डोगरा शब्द का ही वजूद मिटाने की ये वो थी सारी की सारी योजना. सर मैं भी जम्मू दी हाँ, मैं निधि शर्मा बम्बई रोनी हाँ. वेरी गुड. सर नमस्कार सर, बड़ा अच्छा लग्या तुसीं सुनिए. सर मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट ऑफिसर न, ते तां करी साड़ी पोस्टिंग जम्मू च है, बॉम्बे च है, लेकिन मैं रोने वाली जम्मू दी हाँ. बड़ा अच्छा लग्या है सर. अज दी लड़ाई ते अपने डोगरा वजूद, अपने शब्द दे वजूद आस्ते लड़ाने हैं सारे लोग. बिल्कुल ठीक है और अच्छी बात है. तुसीं समझ भी हुण आवा दी है. हुण अजकल दे अच्छे पढ़े लिखे दे न तो सारे, और मिगी उम्मीद है कि असलियत निकलेगी हुण बाहर. अगले 5-10 साल से मौका है. अस भी बड़ी कोशिश करा ने कि असलियत बाहर निकले. साढ़े अपने बच्चे भी जेडे इत्थे, मैं यूनिवर्सिटी च रोज मिले दा रौहना. इत्थे मैं स्ट्रेटजिक स्टडीज दा डिपार्टमेंट बनवाया. वो आनी है, इन्हें कैप्चर कर लिया कश्मीरी है, तो डिसबैंड भी समझो करी ओड़ेगा. सर मैं ये शब्द बोलने वाली यही, जिले भी कोई डोगरा शब्द जागृत होंदा ना, जम्मू कश्मीर जागृत होंदा, तो सिर्फ कश्मीरी पंडित के लब्धर होंदे. हुण असें भी इससे ऊपर के एक एफर्ट लैता है कि असें भी डोगरा ही एक वजूद च लेइयै दसना है. ते उस च साढ़े कन्नै इंटरनेशनली ये भी जुड़े दे. ललित जी ते शायद दुए दिन नहीं
इन्नी ज्यादा इसदे कन्नै इंटरेक्शन होई नहीं है, लेकिन मैं हुन अगे करगी इसदे कन्नै भी इंटरेक्शन। निधि जी सीमा होंदे कन्नै मिलदे हो? निधि जी सीमा होंदे कन्नै मिलदे हो? सीमा होंदे कन्नै सर मैं मुंबई रोनी है, मेरे हस्बैंड हाँ गवर्नमेंट मुंबई सीमा सहगल, स्क्वाड्रन लीडर सहगल। सीमा सहगल, अच्छा वो उनके बारे च सुने है, मैं पढ़िया भी है, उनके कुछ वीडियोस भी दिखे मैं। उन्हें डोगरी संस्था बनाई दी है एक मुंबई च, मैं भी इनवाइट किया 2 बारी उन्हें, ते वो भी काफी वो भी सारा डोगरी दे बारे बड़ा काम करा देन। ठीक सर, मैं जरूर उन्हें तुस मेरा नाम नंबर दियो, मैं जरूर उनके कन्नै गलबात करगी। मैं अपना नंबर लिखा था चैट बॉक्स में, नंबर पाया था, तुस मेरे कन्नै गल करो, मैं तुसें सारी डिटेल्स देंगे। उन्हें भी काफी डोगरे पर बड़ा काम किया। सीमा सहगल जम्मू का बड़ा एक बड़ा चंगा मन्ने दा नाम है, ते स्क्वाड्रन लीडर मैं दिखया शायद उसे जम्मू डायरी च कुते मैं दिखया है उसदा एक दो वीडियो, कुते दिखया जरूर दिखया। डोगरी संस्था बनाई दी मुंबई च, उत्थे साडी एक स्नेह दीदी न, वो भी हैं उत्थे, ते काफी लोकें मैं जानना, वो काम करा दे डोगरे बारे च। ठीक सर, मैं सर्वेश्वर परिवार दी हां, मेरे फादर साहब साडा सर्वेश्वर चावल है ते ऑर्गेनिक दा निम्बारक है, ते हस्बैंड कस्टम अफसर ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, बस ये परिवार है। ते एक पहचान डोगरे दी होने दे कारण ते इत्थे हून लगियां काम करन, वैसे ते पहले दा करा दी बट रिकॉग्निशन च हून आ दियां, पहले साइलेंटली करदी ही, लेकिन प्लेटफॉर्म हून एक्वायर किता है। मेरा शायद रुका था है। नहीं मैम, सही आवाज आ रही है आपकी। आ रही है जी। निशान जी आप भी जम्मू के हैं? विक्रांत हाँ जी मैम, मैं भी जम्मू से ही हूँ, अभी मैं लंदन में रहता हूँ। मैं अभी लंदन में हूँ। ओके विक्रांत जी, मैंने दिया है इनको, ललित जी को, अपनी कजन का नंबर। शी इज डॉक्टर, हर हस्बैंड इज आल्सो डॉक्टर, बोथ ऑफ देम दे आर इन लंदन ओनली। ओके लवली। तो हाँ, आप उनसे जरूर कांटेक्ट करना या मिलना या मैसेज वगैरह जो भी हो सके। श्योर लेट्स यूनाइट आवर हैंड्स टू गेट डोगरास बाहर निकालते हैं सबको। नहीं एब्सोल्युटली मैम, ये पिछले 2-3 सालों में, खासकर लास्ट 6 महीनों में मैं कहूँगा, विद इन IDS हमने काफी कोशिश की है कि जो डोगरास UK में सेटल्ड हैं, यूरोप में सेटल्ड हैं, खासकर हमने काफी जनों को कनेक्ट किया है, उनको एक तरह से बिकॉज ऑफ माय मेरे पीछे पेरेंट्स की बैकग्राउंड के कारण मैं आपको काफी सारे डोगरास के नंबर दे सकती हूँ। नहीं डेफिनेटली दैट विल हेल्प। हाँ, मेरी कोऑर्डिनेशन ललित जी के साथ है, वो रिसेंटली अभी कोई 15-20 दिन से ही हुई है, तो आप उनसे मेरा नंबर ले लेना, नहीं तो मैं इसमें डाल देती हूँ, कोई भी हो तो आप बात शेयर करिए। एब्सोल्युटली जी। ठीक है, यहाँ पे मेरा फोन ना गिर गया है, तो इसका शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है अभी। ओके। तो कैमरा किसी टाइम अपने आप ही चल पड़ता है और किसी टाइम अपने आप ही बाय बाय कर देता है, अभी पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा, गॉड नोस। तो लेकिन हमारी बिल्डिंग में बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स आ गए, 28 कोरोना पेशेंट्स है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग आउट। तो टोटली अपने घर के अंदर स्ट्रक किए हुए हैं अपने आप को, तो वो एक रीजन है, इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा। And it's better to taste. Thank you so much. Thank you and do take care. ये टॉपिक तो हिस्ट्री पे था, लेकिन हमको अपने वजूद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हमको एक अपना डोगरा आइडेंटिटी को के लिए अपने आप को बताना पड़ रहा है कि हम डोगरा भी कोई है। नहीं, that is absolutely right, क्योंकि आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जम्मू में डोगरे अपने आप को डोगरे नहीं बोलते थे। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, जब मैं 15 साल पहले मैंने जम्मू जब छोड़ा था पढ़ाई के लिए, मैं यूके आया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कोई डोगरा हूँ। वो तो मैंने यहाँ आके व्हेन आई सी डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रीजन के लोग हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लोग, तब जाके पता चला। पहले व्हाट वाज माय आइडेंटिटी, कोई मुझे पूछता था जम्मू कहाँ है, तो भाई कश्मीर के नीचे, पंजाब के ऊपर, बीच में सैंडविच, तो जम्मू किसी को पता नहीं था। नाउ वी ऑल आर अपने अपने लेवल पे, चाहे आप मुंबई में बैठ के काम करें, कोई दिल्ली में, कोई बाहर है, वी हैव ऑल यूनाइटेडली ट्राइड टू ब्रिंग जम्मू टू अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जहां आज जम्मू को कुछ लोग जानते हैं। अब हमें ये नहीं कहना पड़ता कि कश्मीर के साउथ में है जम्मू और पंजाब के नॉर्थ में, जम्मू बोलो तो पता चल जाता है, यस आपके जम्मू, यस वी नो अबाउट इट। भाई बिल्कुल जम्मू की एक अपनी पहचान है, जम्मू की बासमती के लिए ही जम्मू फेमस है वर्ल्ड वाइड। एब्सोल्युटली।
इसके लिए चलो आज की डिबेट डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, किसी दिन इस टॉपिक पे भी डिबेट रखेंगे, फिर उसमें अच्छे से बातें करेंगे। तब तक आई होप सो मेरा कैमरा भी ठीक हो जाएगा। जी मैम, जी जी। वेल, ये एक ऑब्जेक्टिव रहा है, चाहे हरबंस सर के सेशंस हो, गोवर्धन सिंह सर के सेशन हैं, या अब हमारे साथ विजय सर भी जुड़े हैं। द आइडिया इज, वो मैंने बचपन में एक ही चीज सीखी है, दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री एंड दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, दे सेल्डम रिपीट द सेम मिस्टेक्स, यू नो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी हिस्ट्री को समझें। दो मैं इसमें काफी ज्यादा वीडियोस, चाहे यूट्यूब पे हो या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, या मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, बट whenever I talk to someone like हरबंस सर या गोवर्धन सिंह सर को सुने तो आप और सीखते हैं। And I have tried my best to record all these sessions and put them on YouTube. After every session I put them on YouTube, कि आज नहीं तो 10 साल बाद ये जरूर काम आएंगे। These all video documented history will definitely help us all to revive our history in a much more proper and documented manner. क्योंकि these historians जो अभी हमारे को सारा information share कर रहे हैं, for all the years they have done their research, it will help us many folds in coming years. So I hope कि ये जो एक initiative है, हम सभी लोग unitedly लें and make best use out of it. तो इसके साथ मैं इसको अब conclude करना चाहूँगा, unless गोवर्धन सर आप कुछ कहना चाहेंगे concluding words? हेलो जी सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी हैप्पी, ये बहुत सी चीजें जो कई वक्त से दबी हुई थी वो निकलने लगी हैं, और आप लोग जम्मू से नहीं निकल रही हैं, ये कहीं बाहर से निकल रही हैं जाके। पर चलो, मुझे उम्मीद है उसकी वजह से जम्मू भी सोया हुआ है ना, यहाँ सोए रहते हैं लोग। आई होप कि ये भी उठेंगे और आप एक प्रोग्राम बना के चलो, और उस प्रोग्राम में ये होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह आइडेंटिफाई करो जहां हमारी हिस्ट्री दबाई गई है। वो खास उन्होंने, जैसे हरबंस सिंह जी को आपने चुना, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें सामने लोगों ने रखी, उनको समझ आ रही है। इसी तरह और भी जगह हैं जहाँ जरूरत है, तो इसको परसिस्ट करना पड़ेगा। और मुझे पता नहीं अभी इसकी ऑडियंस कितनी है, कितना ये पहुंच रहा है, पहुंच कितनी है, या कोई और तरीका, शायद वीडियो बना के अच्छे बनाते हैं तो वो लोग जरूर सुनते तो होंगे इनको। यू कैन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड दी, आजकल तो सारा पब्लिसिटी की बात है, मीडिया की बात ही है, नहीं तो अच्छी चीज रह जाती है और खराब चीज अगर अच्छी प्रेजेंट हो जाए तो वो चल जाती है। तो ये अच्छी चीज होने के बावजूद भी अगर रह जाए तो वो अच्छा नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कांग्रेचुलेट यू ऑल। और सब मिलके एक दूसरे से लेके मिलके रहो, और ये बातें बाहर जितनी निकाल सकते हो ये निकाल दीजिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सर, ये आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है कि हमारे को इसको बाहर निकालना है। इसी तरह हमने जो ये सीरीज शुरू की है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी का हमने नाम दिया सीरीज को, कनेक्टिंग टू रूट्स, इतिहास के पन्ने, जो हरबंस सर के साथ हमने स्टार्ट किया है। अभी आज का सेशन जो था वो, क्योंकि आज आपके साथ बात करनी थी तो हमने आज का सेशन अब कल पे किया है। तो कल इंडिया टाइम शाम 6 बजे हमारा फिर से फेसबुक लाइव होगा, जिसपे हम अगेन आगे बात करेंगे जम्मू किंगडम के ऊपर, और हिस्ट्री को रिवाइव करने की यही एक कोशिश है हमारी कि इसको जितना ज्यादा कर सके वो हो सके। क्योंकि अभी जैसा आपने पूछा कि क्या रीच है, क्या ऑडियंस है, वो अभी एक लोअर लेवल पर है, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा लोगों को नहीं। यही आप कोई म्यूजिक शो कर दें तो यहाँ पे शायद 200 लोग आ जाए, बट आप कहीं हिस्ट्री पे बात करें, कोई रेलेवेंट टॉपिक पे जो कि मासिस को अफेक्ट करती है, उसके वक्त नंबर्स काफी कम होते हैं। बट अगेन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जब लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ना भी शुरू हो जाएंगे, इट टेक्स टाइम। तो
I would just humbly request everybody जो हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, do join us and spread the word across, क्योंकि again this is purely to spread the history and spread the knowledge. जो अभी कुछ लोगों के पास है उसको हम डॉक्यूमेंट करके, चाहे अभी वीडियो डॉक्यूमेंट ही हो रही है, पर हम उसको डॉक्यूमेंट करके बाकी मासेस में भी शेयर कर सकें. That is the whole objective, and it will, I'm sure, longer term में definitely it will help masses. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you. Thank you. Yeah, thank you, Vikrant. Thanks a lot. Thank you, sir. I hope to get a call from you. 100%. And Ajay, definitely you are the pioneer in Jammu. और जल जवाल से मिलकर के with under his guidance, you have a lot of work to do. आपने जो काम शुरू किया है, इसको आपने खत्म भी करना है. जी सर. And wherever I can pitch up with you, whenever I come to Jammu, I'll definitely help you. Okay, sir. I will call you, sir. Yeah, definitely. Sure. So इसी के साथ सर आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं. Thank you very much for everybody to join us. जनरल सर. ये निशान के आपका एफर्ट बहुत ही अच्छा है. थैंक यू मैम. इसने 2 घंटे बांध के रखा है इसने इस स्पीच ने. ये सर की, गोवर्धन सर के जो हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी ना, जी मैम. वो लाउड स्पीकर इसलिए भी ऑफ था क्योंकि फोन खराब होने की वजह से, बट पूरे 2-2.25 घंटे शायद ये स्पीच मैंने पूरी सुनी है. लवली. आई एम ग्लैड कि ये यूजफुल हो रही है, एंड आई होप कि हम इसको आगे कंटिन्यू इसी तरह से करते रहेंगे. डेफिनेटली. सो वंस अगेन गोवर्धन सर, थैंक यू सो मच. हरबंस सर, विजय सर, निधि मैम, आप सभी को, अजय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड thank you to everybody who have been listening us on Facebook as well as on Zoom. Once again, wish you a very happy Independence Day, and Jai Hind, Jai Dogra. Jai Hind, Jai Dogra. Sure.